ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 301। यात्रा आधे से अधिक हो चुकी है। स्वाभाविक रूप से जिया, शिलिंग और मायस की आंखों में लॉन्च और गोकू के बीच की लड़ाई बच्चों का खेल था। हर बार जब लॉन्च और गोकू भिड़ गए तो वे अपनी आंखों से बच नहीं सके। ये देखकर कि गोकू को धीरे धीरे कोने में धकेला जा रहा था, जिया मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, लड़ाई खत्म होने वाली है। इस लड़ाई का परिणाम वास्तव में बहुत पहले निर्धारित किया गया था। इसके अलावा इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद ब्लॉन्ड लॉन्च अपना धैर्य खो रहा था। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद सुनहरे बालों वाली लॉन्च के हमले और भी तेज और अधिक हिंसक हो गए। सुनहरे बालों वाली लॉन्च के हमले, जो हवा में लहराती विलो शाखा की तरह नाजुक थे, अब पलक झपकते ही हवा के तेज झोंके में तब्दील हो गए थे। एक फ्लैश में सुनहरे बालों वाले लॉन्च के हमले तेज, भयंकर और दमनकारी हो गए। अपने पैर को ऊपर उठाना, उस पार घूमना, अपनी मुट्ठी लहराना और हमला करना, ये सरल क्रियाएं एक साथ एकीकृत हो गईं, जिससे गोकू जल्दी से पकड़ बनाने में असमर्थ हो गया। धमाका! अचानक गोकू को एक शक्तिशाली किक द्वारा उड़ते हुए भेजा गया और आंगन के कोने में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्रेनाइट की दीवार तुरंत अंदर की ओर धंस गई, जिससे घने जाल जैसी दरारें बन गईं। गोकू, तुम ठीक तो हो ना? बुल्मा घबराकर चिल्लाई और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। गोकू ने अपनी पीठ पर उस स्थान की मालिश की जो मारा गया था, सुनहरे बालों वाली लॉन्च पर अपने दांतों को रगड़ा और चिल्लाया, ओह, आप बहुत शक्तिशाली हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपका मैच नहीं हूँ। गोकू का स्वभाव सरल था और वह खुद को स्पष्ट रूप से समझता था, इसलिए वह बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा था। एक नुकसान था, और अगर वह हार गया तो वह स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करेगा। इस बिंदु ने मायस को हिला दिया। काकररोट की स्पष्टवादिता की तुलना में हर बार जब वह जिया के साथ प्रशिक्षण करते समय हार जाती थी, तो मायस हमेशा अपने नुकसान को सही ठहराने के लिए सभी प्रकार के बहाने ढूंढते थे। हालांकि उसने अधिक नखरे दिखाए, लेकिन वह कमोबेश केवल अपने दिल में बहाने ढूंढ रही थी। बुल्मा ने गोकू का समर्थन किया और उत्सुकता से उसके शरीर की जांच की। उसके शरीर पर काले और बैंगनी रंग के घावों को देखकर उसने जल्दी से एक उपचार स्प्रे निकाला और इसे धीरे से उसके शरीर के चोट वाले हिस्सों पर छिड़का। पोर्टेबल हीलिंग स्प्रे ने तुरंत प्रभाव डाला और गोकू के शरीर पर चोट के निशान जल्दी से गायब हो गए। इस समय ब्लॉन्ड लॉन्च मुस्कुराया और चला गया। वह गोकू के सामने झुक गई और गोकू के सिर को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, कहा, बच्चे, तुम्हारा कौशल बुरा नहीं है, लेकिन मैं बहुत अधिक शक्तिशाली हूँ। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने अपनी थोड़ी को उठाया, एक बहुत अच्छे मूड में। अतीत में प्लेनेट होमशान पर वह कुछ युवा सयान को भी नहीं हरा सकती थी, लेकिन अब उसने चाची जिन के सबसे छोटे बेटे को नीचे गिरा दिया था, जिससे उसका दिल अचानक उपलब्धि की एक महान भावना से भर गया था। लॉन्च, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं, और मैं आपका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी ने कहा कि बाहर की दुनिया बहुत अद्भुत है। मुझे प्रशिक्षण जारी रखना होगा, गोकू ने खुशी से कहा। हाँ, मैं मजबूत हूँ, है ना? ब्लॉन्ड लॉन्च खुद से बेहद खुश था। बुल्मा, बगल में, शिकायत करती है, आप दोनों राक्षस हैं, ठीक है? सामान्य पृथ्वी आप दोनों की तरह शक्तिशाली नहीं है। जल्द ही उसने मायस के हाथों में ड्रैगन बॉल पर अपनी दृष्टि केंद्रित की। मायस समझ गए कि बुला क्या चाहती है, इसलिए वह मुस्कुराई, 5 सितारा ड्रैगन बॉल सौंपी और कहा, ये ड्रैगन बॉल अब तुम्हारी है। धन्यवाद। बुला ने खुशी से ड्रैगन बॉल ले ली और जैसे कि यह एक खजाना था, सावधानी से इसे अपने बैग में डाल दिया। फिर जिया ने उस समय को देखा, मुस्कुराया और कहा, ये लगभग दोपहर के भोजन का समय है, तो क्या आप रात के खाने के लिए रहना पसंद करेंगे? ठीक है, गोकू ने खुशी से जवाब दिया। नहीं धन्यवाद। बुल्मा का जवाब, हालांकि, गोकू से पूरी तरह से अलग था। उसने जिया और अन्य लोगों के बार बार रहने के निमंत्रण को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, सीधे गोकू को विला से दूर खींच लिया और जल्दी से अपने अगले गंतव्य की ओर दौड़ पड़ा। वह जल्दी से इस जगह को छोड़ना चाहती थी, एक अमीर युवा मास्टर की लाया। बुल्मा को जल्दी से जाते हुए देखते हुए जैसे कि उसने एक भयानक राक्षस को देखा हो, जिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या मैं एक राक्षस की तरह दिखता हूँ कि वह मुझसे इतना डरता है? वह वास्तव में ड्रैगन बॉल लेने के बाद भाग गई। टाइट्स की बहन वास्तव में दिलचस्प है, शिलीग ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए कहा, वह आपके साथ एक दुष्ट युवा गुरु की तरह व्यवहार कर रही है, डर है कि आप उसे लूट लेंगे। ठीक है, मैं केवल उन्हें दोपहर के भोजन के लिए रोकना चाहता था, जिया ने आह भरी और कहा। शिलीग ने मुड़कर गंभीरता से कहा, काकररोट की ताकत पहले से ही इतनी पीछे है, तो क्या वह वास्तव में भविष्य में सुपर सयान बन सकता है? उसने उस ताकत के कारण संदेह व्यक्त किया जो गोकू वर्तमान में दिखा रहा था। बेशक, जिया ने पुष्टि की, गोकू की वर्तमान ताकत को कम मत देखो, क्योंकि ताकत में उसकी धीमी वृद्धि के फायदे भी हैं। कम से कम प्रत्येक चरण के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी होगी। क्या आपने उनके खुले विचारों वाले व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं दिया है? यही उनकी सफलता की कुंजी है। शीलीड के संदेह का कारण ये था कि वह नहीं जानती थी कि गोकू की युद्ध शक्ति मूल कार्य में कैसे थी जब वह पहली बार दिखाई दिया था।
इसके अलावा वर्तमान गोकू मूल काम के गोकू की तुलना में बहुत मजबूत था। ककरोट जैसे शुद्ध व्यक्ति को सयन के बीच वास्तव में अद्वितीय कहा जा सकता है। शिलिंग ने थोड़ा सोचा और सहमति भी व्यक्त की। आमतौर पर सैया एक हिंसक स्वभाव रखते थे, चाहे वे मजबूत हों या कमजोर। शीलिंग और मायस तुलनात्मक रूप से काफी तर्कसंगत थे। एक व्यक्ति का पर्यावरण उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है, और प्लेनेट होंगशान का मार्शल आर्ट सीखने का माहौल प्लेनेट वेगेटा की तुलना में बहुत बेहतर था। हालांकि इसे पूरी तरह से मिटाना असंभव है। हम इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह गोकू के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने देगा। वह गोकू के विकास प्रक्षेपवक्र को परेशान करने से डरता नहीं था, लेकिन उसने बस महसूस किया कि यह आवश्यक नहीं था। वर्तमान में जिया पूर्ण शक्ति सुपर सैयान क्षेत्र में पहुंच गया था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति के अनुसार उसका स्तर सुपर सैयान 2 पर था। इतनी भयानक ताकत के साथ वह इस छोटी सी पृथ्वी की परवाह क्यों करेगा? इसे स्पष्ट रूप से कहें तो पृथ्वी एक छोटे से तालाब की तरह थी, और उन्होंने बस इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उनके लिए वास्तविक चरण पूरे ब्रह्मांड 7 और यहाँ तक कि पूरे मल्टीवर्स था। तथाकथित मूल काम की कहानी पहले से ही महत्वहीन हो गई थी। इसने उसे केवल एक दर्शक की खुशी दी, लेकिन उसके दिल को छूने में सक्षम नहीं था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका स्तर बहुत अधिक था कि छोटा तालाब उसे एक अजगर को समायोजित नहीं कर सकता था। इसके अलावा सुपर सैयान बनने से पहले फ्रीजा और एंड्रॉयड उनकी आंखों में अविश्वसनीय चोटियां थीं, लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होते गए, उनकी जगहें धीरे धीरे बढ़ गईं। अब फ्रीजा और एंड्रॉयड पहले से ही उनके विरोधी नहीं थे, इसलिए उनका अगला लक्ष्य माजिन बुयू से परे विरोधियों जैसे कि विनाश के और भी शक्तिशाली देवता बीरस तक फैला हुआ है। दूसरी तरफ जिया के विला से निकलने के बाद बुला और गोकू तुरंत बिना रुके ड्रैगन बॉल रडा पर इंगित अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए, क्योंकि बुला की छुट्टियां केवल 1 महीने लंबी थीं। अब उसकी छुट्टी का आधा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उसने अभी भी केवल 4 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया था। उनका समय थोड़ा जल्दी भरा हुआ था। हालांकि पिछली सफल फसल ने बुला के मूड को बहुत सुखद बना दिया था। शेनरॉन को बुलाने से पहले केवल 3 और हैं, बुला ने खुशी से कहा। फ्लाइंग निम्बस पर बैठे गोकू ने अचानक बुला से कहा, बुल्मा, ड्रैगन बॉलर्स मिलने के बाद तुम किस तरह की इच्छा रखना चाहोगे? ही, मैं एक सुंदर प्रेमी ढूंढना चाहता हूँ। बुल्मा खिलखिलाती है, अपनी कल्पनाओं में खोई रहती है। बुला अपनी उम्र की छोटी लड़कियों की कल्पनाओं में खो गई थी। मोटे शब्दों में कहते हुए वह एक प्यार करने वाली मूर्ख बन रही थी। यदि वर्तमान गोकू मूल काम के गोकू की तुलना में सांसारिक अवधारणाओं के बारे में थोड़ा और नहीं जानता था, तो बुला के चरित्र के साथ शायद उसे पहले से ही किसी के द्वारा लाभ उठाया गया होगा। ज्ञात हो कि ड्रैगन बॉल के शुरुआती दिनों में बुला का कई बार फायदा उठाया गया था। ओह, गोकू ने जवाब दिया। गोकू, तुम्हारे बारे में क्या? क्या आप भविष्य में मार्शल आर्ट सीखने के लिए उस बूढ़े आदमी का अनुसरण करेंगे? दादाजी मास्टर रोशी की मार्शल आर्ट बहुत अद्भुत हैं। मैं अभी भी मजबूत होना चाहता हूँ। सुनहरे बालों वाली लॉन्च के साथ अपनी लड़ाई के बारे में सोचते हुए गोकू ने विशेष रूप से पाया कि अभी भी कई क्षेत्र थे जिनमें उनकी कमी थी। ये बुरा नहीं है कि आप मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, लेकिन आपको उस बूढ़े आदमी की कामुक आदतों को नहीं सीखना चाहिए या मैं आपके साथ दोस्ती नहीं करूंगा, बुला ने कहा। जब वे पहली बार मिले थे, उसका पेट अभी भी आग से भरा हुआ था, इसलिए उसने गोकू को गुमराह नहीं होने के लिए प्रेरित किया। ओह, मुझे पता है। गोकू ने बार बार सिर हिलाया। दोनों ने बातचीत की, क्योंकि उनके साहसिक दिन बीत गए। स्टोरीलाइन भी आगे बढ़ती रही। गोकू और बुला को एक छोटे से पहाड़ी गांव से 5वीं ड्रैगन बॉल मिली, जिसे एक राक्षस ने परेशान किया था, और उसी समय उन्होंने ओलोंग नामक एक सुअर को पकड़ लिया। ओलोंग को बुराई जारी रखने से रोकने के लिए उन्होंने ओलोंग को बांध दिया और उसे एक गोली दी जिसका बुला ने आविष्कार किया था, और फिर वे इसे अपनी यात्रा पर अपने साथ ले आए। हालांकि इस समय बुला लापरवाह थी और होई पोई कैप्सूल के पूरे बॉक्स को खो दिया, और अंत में उसके पास यात्रा पर जारी रखने के लिए ओलोंग के हाउस वैगन को चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन बॉल रडा द्वारा इंगित दिशा के अनुसार उनका अगला गंतव्य ब्लिस्टरिंग हॉट फायर माउंटेन था, और क्योंकि इसमें एक सक्रिय भूमिगत ज्वालामुखी था, इसलिए इसके चारों ओर 100 ली का एक तेज गर्म क्षेत्र था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 302। यदि कोई भाग्य नहीं है, तो यह जरूरी नहीं कि एक बुरी बात है। फायर माउंटेन एक फ्राइंग पैन की तरह तेज गर्म था, और जैसे ही बुला और गोकू इसके पास पहुंचे, आसपास का पर्याप्त जल स्रोत धीरे धीरे गायब हो गया। वातावरण कठोर हो गया और तापमान बढ़ गया। पीली रेत और उग्र गर्मी ने रेगिस्तान के ऊपर आकाश को भर दिया। आसपास कोई पेड़ और वनस्पति नहीं थी, केवल बीच में खोखले स्तंभ थे। ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में हर जगह ऐसा अजीब माहौल देखा जा सकता था। यद्यपि इस प्रकार के स्टैलेग्माइट खंभे और उभरी हुई बंजर पहाड़ियां पृथ्वी पर दुर्लभ थीं, फिर भी वे हर जगह पाए जा सकते थे। यहाँ गोकू रेगिस्तान के डाकू यमचा से मिला,
लेकिन यामचा गोकू की वर्तमान ताकत के साथ गोकू के प्रतिद्वंद्वी के करीब कहीं नहीं था। इस प्रकार यामचा कुछ ही सेकंड में हार गया, और क्योंकि गोकू द्वारा प्रकट की गई ताकत ने यामचा की लाइमलाइट को ढक दिया, बुला को यामचा की अच्छी छाप नहीं थी। मास्टर यामचा, क्या आप ठीक हैं? गोकू और अन्य लोगों के जाने के बाद पुआ उड़ गया और यामचा की मदद करने की कोशिश की। खांसी, मैं बढ़िया हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि ब्रेड इतना शक्तिशाली होगा। मैं वास्तव में लापरवाह था। यामचा को खांसी आई और वह चिल्लाया, हम आगे क्या करेंगे? उस लक्ष्य को छोड़ दो, पुआ ने चिंतित होकर पूछा। यामचा ने अपने कंधे पर एक बड़ी तलवार ले रखी और बेरहमी से कहा, मैं रेगिस्तानी डाकू यामचा हूँ। मैं आसानी से हार कैसे मान सकता हूँ? पुआर, हमें उनका बारीकी से पालन करना चाहिए और उनके पैसे और होई पोई कैप्सूल लूटना चाहिए। ठीक है, पुआ ने सिर हिलाया, और फिर मालिक और नौकर की जोड़ी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बुला और अन्य लोग फायर माउंटेन पर बहुत आसानी से पहुंचे, जिसमें यामचा पीछे की ओर चल रहे थे। जब उन्होंने फायर माउंटेन को देखा जो उग्र लपटों से घिरा हुआ था, तो गोकू और बुला दोनों चौंक गए। जैसे ही फायर माउंटेन के ऑक्स किंग ने फ्लाइंग निम्बस को देखा, उन्होंने गोकू के साथ एक विवाह मैच की व्यवस्था की। जल्द ही उन्हें ये भी पता चला कि गोकू उनके बड़े भाई गोहन का पोता था। अगर मेरे पास मार्शल आर्ट मास्टर का बेंशो फैन है, तो मैं निश्चित रूप से बड़ी आग को बुझाने में सक्षम रहूंगा। मुख्यधारा के कपड़े पहने उन्होंने श्रद्धा में कहा। हालांकि ऑक्स किंग भयंकर और भयभीत लग रहा था, लेकिन वह एक बुरा व्यक्ति नहीं था। वह मास्टर रोशी की भी बहुत प्रशंसा करता था। इस समय वह एक एनपीसी की तरह था जिसने कहानी के विकास को आगे बढ़ाया। क्या ये तब तक ठीक रहेगा जब तक बड़ी आग बुझ जाती है? गोकू ने पूछा। हाँ, बैल राजा ने पुष्टि की। इसे मुझ पर छोड़ दो, गोकू ने कहा कि जैसे ही वह फ्लाइंग निम्बस से नीचे कूदा, अपनी छाती को थपथपाया और फिर जलते हुए महल का सामना करते हुए की को संघनित करना शुरू कर दिया। गोकू की हरकतों को देखकर ऊलोंग ने आश्चर्य से पूछा, गोकू क्या कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह खुद से बड़ी आग बुझाना चाहता है? बुला ने ओलोंग के सिर पर थप्पड़ मारा और डांटा, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? बस ध्यान से देखो। उसके बाद उसने गंभीरता से गोकू को देखा। मूल काम के विपरीत, हालांकि गोकू अभी भी बुल्मा की आंखों में सिर्फ एक छोटा भाई था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से उस पर बहुत अधिक भरोसा था। गोकू शांति से अग्नि पर्वत के तल पर खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और एक अत्यंत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ ध्यान केंद्रित किया। इस समय उनके शरीर के चारों ओर भव्य आभा शक्तिशाली और हावी हो गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को अपने सिर के शीर्ष पर उठाया, अपनी उंगलियों को खोला और फिर उसने धीरे धीरे उन्हें बंद करना शुरू कर दिया, कामेमेह के शुरुआती इशारे को मानते हुए। गोकू ने अपनी हथेलियों को बंद कर लिया और उन्हें अपनी कमर तक ले गया, और जैसे ही एक चक्रवात प्रसारित होने लगा, उसकी हथेलियों के बीच एक मजबूत आभा इकट्ठा हो गई और यह गर्मी को बाहर निकालने लगा। हाँ, जैसे जैसे उसकी हथेलियों के बीच अधिक ऊर्जा इकट्ठा होती गई, उतनी ही तेजी से इसकी मात्रा गुणवत्ता में बदल गई, क्योंकि यह चमकदार हल्की नीली चमक के साथ चमकती थी। उसी समय एक राजसी भावना उत्पन्न हुई, जो लोगों को एक सपने जैसा एहसास दे रही थी। इस समय ऑक्स किंग ने अचानक कहा, हा, यह मार्शल आर्ट मास्टर का अनूठा कौशल है कामेमेहा। वह वास्तव में वरिष्ठ भाई गोहन का पोता होने के योग्य है। वह अप्रत्याशित रूप से पहले ही कामेहामेहा सीख चुका है। वुकोंग की ऊर्जा लहर बहुत शक्तिशाली है। बुल्मा ने सम्मानित महसूस किया, गर्व महसूस कर रहा था। ये दृश्य रेगिस्तान के डाकू यामचा और उसके छोटे साथी पुआ द्वारा भी देखा गया था, जो एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपे हुए थे। उनकी आंखें खुल गईं क्योंकि उनके दिलों में एक अभूतपूर्व दबाव बढ़ गया। तो वह पौराणिक कामेहाहा है, लानत है। इस छोटे से बच्चे के पास इतनी पौराणिक चाल है, उसे हराना और भी मुश्किल होगा। यमचा ने कसकर अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और अनिच्छा में अपने दांत को किरकिरा कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गोकू के हाथों में जितनी अधिक ऊर्जा इकट्ठी हुई, उतना ही प्रकाश का चमकदार गोला सूरज की तरह चमक उठा। क्योंकि फायर माउंटेन कल्पना से परे विशाल था, पूरे जलते हुए पहाड़ को बुझाने के लिए गोकू को अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना होगा। इसलिए उसने विशेष रूप से लंबे समय तक इस कामेहामेहा का निर्माण किया। हाँ, जैसे ही अंतिम चरित्र बोला गया, ऐसा लग रहा था जैसे सारी ऊर्जा अचानक एक साथ इकट्ठा हो गई थी और काम करना शुरू कर दिया था। गोकू ने अपनी कमर पर रखी हथेलियों को आगे की ओर धकेल दिया। अचानक आकाश और पृथ्वी के बीच खड़े एक विशाल स्तंभ की तरह एक उज्ज्वल और चमकदार ऊर्जा लहर आकाश में टूट गई। एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग एक उज्ज्वल नीली रोशनी के साथ चमकती हुई तेजी से बाहर निकल गई, और फिर इसके चारों ओर एक अंगूठी जैसी चक्रवात के साथ सीथिंग ऊर्जा तुरंत एक बवंडर की तरह इसके चारों ओर सब कुछ बहा ले गई। उपस्थित सभी लोगों ने भव्य नीली रोशनी के कारण अपनी आंखों में दर्द महसूस किया, जिससे उन्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर हवा की सीटी बजने लगी और जमीन कांपने लगी, और जैसे ही एक विशाल आग का गोला फायर माउंटेन के ऊपर उठा, उनकी दृष्टि की रेखा धुंधली हो गई।
जब अराजकता शांत हो गई तो घने धुएं और ऊर्जा वायु प्रवाह फैल गया, और बुला और यामचा ने अपनी आंखें खोली और उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य की खोज करके चौंक गए। उनकी धुंधली दृष्टि में बड़ी आग पहले ही बुझ चुकी थी और पूरा फायर माउंटेन गायब हो गया था। पूरा पहाड़ हो गया है, नष्ट हो गया। बुल्मा ने एक गूंगा नजर से देखा। इस क्षण गोकू की शक्तिशाली और बहादुर छवि उसके दिल में जड़ें जमाने लगी, जिससे छुटकारा पाना असंभव था। महान लहरें उसके छोटे दिल में प्रकट होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थीं। कोने में छिपा यमचा बुरी तरह डरा हुआ था। हकलाते हुए उसकी मुट्ठी कांप रही थी। राक्षस, इस राक्षस ने पूरे अग्नि पर्वत को नष्ट कर दिया है। यामचा ने अपने दांतों को काट लिया क्योंकि उसके चेहरे पर भयंकर रूप दिखाई दे रहा था। अचानक, जैसे कि एक राजसी पहाड़ का सामना करते हुए, उसने उसे अप्राप्य पाया। लानत है, मैं उससे नहीं हारूंगा। ... उसके बाद गोकू और बुला ने वह हासिल किया जो वे चाहते थे और ऑक्स किंग के ध्वस्त महल के खंडहरों के बीच एक सात सितारा ड्रैगन बॉल पाया। अब उनकी खोज पर केवल आखिरी ड्रैगन बॉल बची थी। ऑक्स राजा को विदाई देने के बाद बुल्मा और गोकू ने अपनी यात्रा जारी रखी, जबकि यमचा केवल अत्यधिक अनिच्छा और नाराजगी के साथ गोकू और अन्य लोगों का पीछा करना छोड़ सकता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ दूसरे पक्ष को हराने की कोई संभावना नहीं थी। उसे अभी भी प्रशिक्षण जारी रखने की आवश्यकता थी, और शायद एक दिन वह गोकू को अपने हाथों से हरा देगा। मेरा इंतजार करो गोकू, मैं निश्चित रूप से आपको अपने हाथों से हराऊंगा। यमचा ने मन ही मन कसम खाई। हालांकि कहानी का प्रक्षेपवक्र यहाँ भटक गया था। मूल काम में गोकू आग पर्वत पर भविष्य में ची ची से शादी करने का वादा करेगा और अपने भविष्य के विवाह के लिए एक पूर्वाभास रखेगा, लेकिन इस समय क्योंकि ऑक्स किंग की बेटी ची ची अभी भी कामे हाउस के रास्ते में जल्दी कर रही थी, वह गोकू से मिलने का अवसर चूक गई। इसलिए गोकू और ची ची के बीच शादी पर चर्चा नहीं की जा सकी। अगर जिया यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से आह भरता। कहानी पहले ही भटक चुकी थी। प्रारंभ में उन्होंने विशेष रूप से गोकू और चीची के बीच शादी को तोड़ने के लिए ऑक्स किंग के महल में एक ड्रैगन बॉल छिपाया। हालांकि परमेश्वर की योजनाएं हमारी अपनी योजनाओं की जगह ले लेती हैं, और अब ये असंभव प्रतीत होता है। हालांकि इसे दूसरे कोण से देखते हुए ये चीची के लिए जरूरी बुरी बात नहीं थी। दोनों युवा गोकू और चीची मूल काम में लापरवाही से अपनी अज्ञानी स्थिति में शादी करने के लिए सहमत हुए। सबसे पहले गोकू के लिए चीची की दीवानगी एक मजबूत व्यक्ति के लिए एक प्रकार की प्रशंसा हो सकती है, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये धीरे धीरे प्यार बन गया। इस तरह का विकल्प बहुत रोमांटिक लग सकता है, लेकिन कीमत भी बहुत बड़ी थी। इस कठिन जीवन को बनाए रखने के लिए जीवन के उत्तरार्ध में ची की युवावस्था लगभग थक गई। गोकू एक ऐसा व्यक्ति था जो परिवार का समर्थन करने में सक्षम नहीं था। उन्होंने प्रशिक्षण पर अपना मन लगाया था और जीवन में सभी तुच्छ मामलों को अकेले ची पर धकेल दिया गया था। इसके अलावा शादी के कुछ साल भी नहीं बीते थे कि सैया के आने से गोकू की मृत्यु हो गई। प्लेनेट नामेक से लौटने के बाद 3 साल भी नहीं हुए थे और एंड्रॉइड की घटना होने पर वह फिर से मर गया। कुछ ही वर्षों में माजिन बुयू सागा के दौरान ची अचानक बहुत बूढ़ा हो गया था और उसी उम्र के बुला के साथ तुलना नहीं कर सकता था। ये कहा जा सकता है कि गोकू से शादी करने के बाद ची के पास एक खुशहाल जीवन के कुछ साल भी नहीं थे। नॉवेल USB.com यदि कोई भाग्य नहीं है तो यह जरूरी नहीं कि एक बुरी बात है। हालांकि अगर कोई मछली नहीं था तो वे मछली की खुशियों को कैसे जान सकते थे। हो सकता है कि मूल काम में ची को इस तरह का सुस्त और परिवार के लिए व्यस्त होना जीवन पसंद आया। जैसे जैसे कहानी भटकती गई भविष्य के रास्ते में एक अलग विकास हुआ। ... हमारी कहानी पर लौटते हुए छठी ड्रैगन बॉल प्राप्त करने के बाद बुला और गोकू खरगोश गैंग से मिले और उन्हें हराया। गोकू ने ड्रैगन बॉल कहानी में पहले बॉस सम्राट पिलाफ से भी मुलाकात की। बेशक तथाकथित बॉस केवल मूल कहानी के बारे में था और वर्तमान गोकू के लिए पिलाफ केवल एक मामूली चरित्र था। गोकू ने उसे 2 या 3 सेकंड में भेज दिया और जेल की कोठरी में एक महान वानर में बदलने का कोई बात का दृश्य नहीं था। बुला, अब आप शेनरॉन को बुला सकते हैं। गोकू ने अपनी 4 सितारा ड्रैगन बॉल बुल्मा को देते हुए हंसते हुए कहा। अंत में सभी 7 ड्रैगन गेंदों को बुल्मा के हाथों में इकट्ठा किया गया था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 303 यात्रा का एक अस्थायी अलगाव। बुल्मा ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ जमीन पर 7 चमकदार ड्रैगन गेंदों को देखा। उसने कृतज्ञतापूर्वक गोकू की ओर देखा और फिर जोर से शेनरॉन को बुलाने के लिए मंत्र का जाप किया। बाहर आओ शेनरॉन। जैसे ही उसकी आवाज गिरी 7 ड्रैगन बॉलर्स अचानक एक सुनहरी चमक के साथ फूट पड़े, क्योंकि आकाश में काले बादल इकट्ठा हो गए और फिर यह पिच ब्लैक हो गया, जिससे आसपास भयावह अंधेरे में गिर गया। अचानक आकाश में अंधेरा क्यों हो गया? ये बुला की पहली बार था जब शेनरॉन को बुलाया गया था, इसलिए इन भयावह परिवर्तनों ने उसे चौंका दिया। उसने आकाश को देखा जो पहले से ही
पिच काला हो गया था और उसके दिल में डर महसूस हो रहा था और उसका शरीर गोकू के पक्ष में पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। गोकू का चेहरा भी गंभीर हो गया और वह पावर पोल को पकड़ते हुए बुल्मा के सामने खड़ा हो गया जैसे कि वह एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहा था। हजारों मील दूर एक छोटे से शहर में जिया एक चाय का कप पकड़े हुए था और चाय की चुस्की ले रहा था। उसने पिच काले आकाश को देखा और कहा, गोकू और बुला काफी तेज हैं। उन्होंने शेनरॉन को इतनी जल्दी बुलाया, क्या वे अपनी एक इच्छा भी बर्बाद कर देंगे जैसा कि उन्होंने मूल काम में किया था? मूल काम में शेनरॉन को रात के समय बुलाया गया था, लेकिन अब उन्हें दिन के दौरान बुलाया जा रहा था। जिया ने अनुमान लगाया कि कहानी थोड़ी बदल गई होगी। हालांकि जिया को नहीं पता था कि कहानी में बदलाव उनकी कल्पना से परे था। उसी समय दुनिया भर के लोग दिन और रात के अचानक उलटफेर पर भी चर्चा कर रहे थे और वे अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं सके कि क्या ये सूर्य ग्रहण था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। सुनहरे रंग की बिजली, एक क्रोधित बिजली के सर्प की तरह, लगातार अंधेरे आकाश से नीचे गिरती है और फिर कुछ निर्माण के बाद दुनिया भर में एक जोर से ड्रैगन दहाड़ के साथ शेरॉन की हरी आकृति काले बादलों के माध्यम से चार्ज होती है। जिन लोगों ने ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है वे अपनी इच्छा कहो। उबड़ खाबड़ और तेज आवाज एक घंटी की आवाज की तरह पूरे जंगल में फैल गई। भव्य आभा ने आसपास के छोटे जानवरों को छिपने के लिए डरा दिया। तो शेनरॉन इस तरह दिखता है, वह बहुत डरावना लग रहा है, बुल्मा ने कहा। वह शेनरॉन की चौंकाने वाली आभा से डर गई थी और प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लिया। शेनन, मैं एक सुंदर प्रेमी ढूंढना चाहता हूँ। आह नहीं, भूल जाओ, मुझे उम्मीद है कि मैं और मेरा परिवार हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। बुला एक इच्छा बनाने वाली थी, लेकिन जल्दी से रुक गई और इसके बजाय अपनी इच्छा बदल दी। उन्होंने अपने परिवार के स्वस्थ होने की कामना की। शायद उसकी बेहोशी में उसे ये भी लगा कि शेनरॉन द्वारा उसे एक प्रेमी देना बेतुका था। आपकी इच्छा बहुत आसान है। शेनरॉन थोड़ी देर के लिए चुप था और फिर उसकी आंखें लाल हो गईं और बुला की इच्छा पूरी हो गई। उसी समय बुला ने महसूस किया कि उसका मस्तिष्क फिर से मजबूत हो गया है और उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, अलविदा। उसके बाद शेनरॉन आकाश में चढ़ गया और फिर से हवा में 7 ड्रैगन गेंदों में बदल गया। ड्रैगन के गोले आसमान में कुछ बार घूमते रहे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की ओर उड़ते रहे, यहाँ तक कि गोकू की 4 सितारा गेंद भी गायब हो गई। क्षमा करें गोकू, मुझे नहीं पता था कि शेनरॉन की इच्छा पूरी होने के बाद ड्रैगन के गोले उड़ जाएंगे। आकाश फिर से उज्ज्वल होने के बाद बुला ने अपनी हथेलियों को उसके सामने एक साथ रखा और गोकू से माफी मांगी। गोकू ने सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, मुझे दादाजी की 4 सितारा ड्रैगन बॉल बाद में मिलेगी, लेकिन दस्तावेजों में लिखा है कि एक इच्छा पूरी करने के बाद एक ड्रैगन बॉल केवल 1 साल बाद फिर से दिखाई देगा। बुला ने गोकू को देखा और माफी मांगते हुए कहा, ये ठीक है, लेकिन बुला, क्या आप एक प्रेमी नहीं खोजना चाहते थे? आपने अंत में अपना मन क्यों बदल दिया? गोकू ने आश्चर्य से पूछा। बुला का सुंदर चेहरा लाल था क्योंकि उसने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने मूल रूप से इरादा किया था, लेकिन मुझे अचानक लगा कि ऐसा करना अर्थहीन होगा। या आप कह रहे हैं कि इसमिस को डर है कि उसे अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक प्रेमी नहीं मिलेगा? बुल्मा बहुत सुंदर है, गोकू ने उसे आश्वस्त किया। जाहिर है। बुला की आंखें साफ पानी की तरह थीं, क्योंकि उसका चेहरा आड़ू के फूल जैसी मुस्कान में फट गया था। ओह, और गोकू, आप बाद में मार्शल आर्ट सीखने के लिए मास्टर रोशी के यहाँ जा रहे हैं, है ना? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको मास्टर रोशी जैसी बुरी आदतों से संक्रमित नहीं होना चाहिए। मुझे पता है। गोकू ने सिर हिलाया और पूछा, बुल्मा, क्या तुम भी वापस जा रही हो? हाँ, मैं बाहर आया क्योंकि मेरे पास छुट्टियां थीं। मुझे वापस जाने के बाद स्कूल जाना है। यदि आपके पास भविष्य में समय है तो आप मुझे खोजने के लिए वेस्ट सिटी आ सकते हैं। जब आप वेस्ट सिटी में पहुंचते हैं तो आप किसी भी यादृच्छिक व्यक्ति से पूछ सकते हैं और आपको मेरा घर मिल जाएगा। ठीक है, गोकू सहमत हो गया। उसके बाद गोकू और बुला पास के शहर में गए और उन्होंने गोकू को एक पारिवारिक रेस्तरां में हार्दिक भोजन करने के लिए भुगतान किया। केवल कटोरे और चॉपस्टिक के टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। जल्द ही छोटी मेज को आधे व्यक्ति की ऊंची प्लेटों के साथ घेर कर दिया गया था। बुला ने अपनी थोड़ी को अपने हाथों में पकड़ लिया और गोकू को आश्चर्य से देखा। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता तो वह वास्तव में भोजन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होता। गोकू, तुम्हारी भूख वास्तव में अच्छी है, बुला ने प्रशंसा की। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ, मैं भोजन के दौरान एक पूरा डायनासोर खा सकता हूँ। गोकू ने कटोरे और प्लेटों के छोटे से पहाड़ से अपना सिर बाहर झांकते हुए कहा। बुल्मा ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, ये सिर्फ तुम्हारी भूख है। मैंने ऐसा कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा जो आपकी तरह खा सके। गोकू ने मुस्कुराते हुए सुना और रेस्तरां के मालिक से अधिक भोजन परोसना जारी रखने का आग्रह किया। रेस्तरां होटल का मालिक लगातार ठंडे पसीने को पोंछ रहा था, रसोई से जल्दी से भोजन तैयार करने का आग्रह कर रहा था। बुला मेज के कोने पर झुक गई, अपनी थोड़ी को सहारा
दिया और अचानक बहुत दिलचस्पी महसूस की। इस अजीब छोटे लड़के ने उसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। अपने दिल की सामग्री खाने के बाद बुला आधिकारिक तौर पर गोकू से अलग हो गया। बुला वेस्ट सिटी में अपने घर वापस जाने वाली थी और गोकू अधिक गहन मार्शल आर्ट सीखने के लिए मास्टर रोशी के स्थान पर जा रहा था। गोकू, बाद में वेस्ट सिटी में मुझसे मिलने आओ। यह मेरा संचार उपकरण है, इसलिए भविष्य में नियमित रूप से मुझसे संपर्क करें। बुला ने गोकू को एक छोटा संचार उपकरण सौंपा और फिर ड्रैगन बॉल रडा को भी अपने हाथ में भर लिया। मैं संपर्क में रहूंगा। गोकू ने सिर हिलाया और उत्सुकता से संचार उपकरण के साथ खिलवाड़ किया। उसके बाद जवान लड़का लड़की इतने लंबे सफर के बाद अपनी अपनी जिंदगी में चले गए, लेकिन इस एक महीने साथ बिताने की यादें उनके दिमाग में एक अद्भुत फिल्म की तरह उकेरी जा चुकी थीं। पृथ्वी के दूसरी ओर एक छोटा सा शहर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां तक आंखें देख सकती थीं। कस्बे से दर्जनों किलोमीटर दूर एक स्थान पर और हरे भरे जंगल, पहाड़ों और नदियों के बीच एक लंबा और मजबूत युवक एक झरने के नीचे ध्यान में बैठा एक बूढ़ा साधु की तरह खड़ा बैठा था, जिससे तेजी से बहता पानी उसके शरीर से टकरा रहा था। हुआ लाला, अशांत धाराएं उसके शरीर पर उतर आईं, जिससे झरने के नीचे युवक पर बहुत दबाव पड़ा। अचानक युवक ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से एक चमकती बिजली की रोशनी फट गई। उसने अचानक अपनी बाहों को फैला दिया जो मांसपेशियों में ढकी हुई थी। तुरंत ऊर्जा फैल गई और तेजी से झरना थोड़े समय के लिए जम गया। कुछ सेकंड के बाद पानी का प्रवाह 100 मीटर की ऊंचाई से फिर से चार्ज हो गया। साइड में एक छोटा व्यक्ति हवा में तैर रहा था, क्योंकि वह नियमित रूप से आंदोलन करने के लिए अपने चारों ओर चट्टानों के कई सैकड़ों टुकड़ों को लगातार नियंत्रित करता था। झरने के नीचे युवक की प्रतिक्रिया को देखने के बाद छोटे व्यक्ति ने अचानक एक तरबूज के आकार की चट्टान को झरने की ओर तोड़ने का निर्देश दिया। राज्य राज्य राज्य। झरने के नीचे युवक ने तेजी से मुंह के और लात फेंके, जिससे पूरी चट्टान कुचल गई। टिएन शिन, मेरा प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, हवा में तैरते हुए छोटा व्यक्ति बोला और जमीन पर उतर गया। उनके शरीर पर हरे रंग का मार्शल आर्ट वस्त्र पानी से गीला हो गया था। टिएन शिनहान ग्रंथ गया और झरने के नीचे से कूद गया। वह किनारे पर कूद गया और अपने कपड़े पहने। ये दो लोग जो झरने के पास प्रशिक्षण ले रहे थे, ट्रेन स्कूल के शिष्य थे, टिएन शिनहान और चियात्सु। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 304। वह बिंदु जहां कहानी बदल गई। 8 साल पहले टिएन शिनहान को ब्लॉन्ड लॉन्च ने हराया था। उसके बाद उन्होंने और चियात्सु ने बाहर उद्यम करने के लिए अपने गुरु के संरक्षण को छोड़ दिया। इन 8 सालों में उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर मार्शल आर्ट सेंटरों को चुनौती दी। तड़के की प्रक्रिया में उनकी ताकत में लगातार सुधार हुआ। अब तक किसी भी मार्शल आर्ट सेंटर में कोई मार्शल कलाकार नहीं थे जो उन्हें हरा सकते थे, इसलिए वे जंगल में अपने मार्शल आर्ट का तड़का लगाते रहे। कुछ मोटी मछलियों को कंकड़ से मारा गया और फिर पूल के बगल में एक अलाव स्थापित किया गया। टिएन शिनहान और चियात्सु ने रात का खाना खाना शुरू कर दिया। चियात्सु, क्या मास्टर की ओर से कोई खबर है? टिएन शिनहान ने पूछा। चियात्सु ने जवाब दिया, नहीं, ये होना चाहिए कि हमें बाहर अपना प्रशिक्षण जारी रखना होगा। उन्होंने कहा, 8 साल पहले के उन लोगों की क्या पहचान है? इतना समय हो गया है, लेकिन हमने उन्हें अभी तक क्यों नहीं पाया है? टिएन शिनहान ने एक मछली की हड्डी को बाहर फेंक दिया जो एक चट्टान में एक छोटे से छेद को छेद देता था। ब्लॉन्ड लॉन्च के साथ उनकी पहली लड़ाई ने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी और उनके चाचा के भाई मर्केनरी ताओ के चुस्त फिसले रवैये के ऊपर ये सब साबित हो गया कि दूसरे पक्ष की पहचान सामान्य नहीं थी। हालांकि इन कुछ वर्षों में उन्होंने और चियात्सु ने अनगिनत मार्शल कलाकार स्कूलों को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। टिएन शिनहान की वर्तमान ताकत के साथ मास्टर रोशी, मास्टर शेन और मर्केनरी ताओ जैसे कुछ लोगों को छोड़कर विरोधियों को ढूंढना मुश्किल होगा जो उनके और चियात्सु के मैच होंगे। नहीं, शायद मास्टर रोशी और अन्य भी उनके विरोधी नहीं थे। इसने टिएन शिनहान को एक बार फिर उन लोगों से मिलने और उन्हें हराने के लिए अधिक से अधिक उत्सुक बना दिया। टिएन शिन, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? टिएन शिनहान एक पल के लिए शांत था और अचानक एक बुरी मुस्कान प्रकट की। चलो पौराणिक मास्टर रोशी से मिलते हैं। वह इतने सालों तक हमारे ट्रेन स्कूल को नीचे धकेल सकता है, इसलिए उसे हमें एक अच्छा आश्चर्य देने में सक्षम होना चाहिए। फिर हम मास्टर रोशी की तलाश करेंगे। मैंने सुना है कि मास्टर रोशी विदेश में एक छोटे से द्वीप पर रहते हैं, वहीं फायर माउंटेन। जब ची ची कामे हाउस से वापस आया तो गोकू और बुला को गए हुए 7 या 8 दिन बीत चुके थे। अचानक ची ची भौंचक्का रह गया क्योंकि उसने देखा कि उसका घर जमीन पर गिरा दिया गया था। ची ची, क्या आपने मास्टर रोशी से बंशो फैन उधार लिया था? ऑक्स किंग अपने कंधे पर एक पत्थर ले जाते हुए चला गया जिसे वह नए महल के निर्माण के लिए उपयोग कर रहा था। धमाका, उसने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया जिससे वह हिंसक रूप से कांप गया क्योंकि उस पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया। उन्होंने ची ची को मास्टर रोशी से बंशो फैन उधार लेने के लिए कहा था, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। नहीं, मास्टर रोशी ने कहा कि उसने बंशो फैन खो दिया था। चीची ने अपना सिर हिलाया, आश्चर्य से चारों ओर
देखा और पूछा, पिताजी, हमारे घर का क्या हुआ? आग का पहाड़ कैसे गायब हो गया? ऑक्स किंग हंसी से दहाड़ा, तेज आवाज कानों के लिए थोड़ी दर्दनाक थी। ये गोकू, वरिष्ठ भाई गोहन के पोते ने किया था। आप यह नहीं जानते हैं, लेकिन गोकू ने आश्चर्यजनक रूप से बूढ़े आदमी मास्टर रोशी कामेहामेहा के पौराणिक कदम का इस्तेमाल किया था। एक ऊर्जा लहर ने सीधे पूरे फायर माउंटेन को उड़ा दिया और आग को भी बुझा दिया। क्या उसने हमारे महल को सिर्फ एक ऊर्जा लहर से उड़ा दिया? क्या वह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है? उसकी बात सुनने के बाद चीची अपने चेहरे पर अविश्वास लिखे बिना नहीं रह सकी। अरे, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। गोकू को वरिष्ठ भाई गोहन की शिक्षाएं पूरी तरह से विरासत में मिली हैं। अगर मास्टर रोशी को ये पता था, तो वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगा। ऑक्स राजा ने खुशी से कहा, तो मार्शल कलाकार भी ऐसी चीजें कर सकते हैं? चीची की आंखें चमक उठीं जैसे उसने एक नई दुनिया देखी हो। पिताजी, मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? ऑक्स किंग ने दिल से हंसते हुए कहा, यदि आप सीखना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको सिखा सकता हूँ। हालांकि पिताजी ने मास्टर रोशी की मुख्य तकनीकों को नहीं सीखा, इसलिए मैं आपको बहुत कुछ नहीं सिखा सकता। फिर मैं मास्टर रोशी की तलाश में जाऊंगा और उनसे मुझे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहूंगा, चिची ने अचानक कहा। उन्होंने कुछ दिन पहले मार्शल आर्ट के देवता मास्टर रोशी को देखा था। वह सिर्फ एक लच्छेदार बूढ़ा आदमी लग रहा था। उसे अपनी ताकत के बारे में संदेह था, लेकिन जब उसने देखा कि उसका घर उसके द्वारा विकसित एक अद्वितीय कौशल से नष्ट हो गया था, तो उसे एहसास हुआ कि मास्टर रोशी वास्तव में उससे अधिक कुशल हो सकता है जितना वह दिखता था। लेकिन मास्टर रोशी ने कई सालों से एक शिष्य को स्वीकार नहीं किया है। ऑक्स किंग अपनी बेटी की मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा से बहुत खुश थे। हालांकि ये केवल इतना था कि मास्टर रोशी ने 10 साल से अधिक समय तक एक शिष्य को स्वीकार नहीं किया था, और उन्हें नहीं पता था कि मास्टर रोशी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तैयार होंगे या नहीं। ऑक्स किंग अपनी खराब समझ के कारण टर्टल स्कूल के गहन मार्शल आर्ट को नहीं समझते थे। कुछ वर्षों में वह ब्रूट फोर्स लर्निंग पर भरोसा करके केवल थोड़ा सतही ज्ञान सीख सकता था, लेकिन वह आसपास के क्षेत्र के कई सैकड़ों मील के भीतर अच्छी तरह से जाना जाने लगा। यदि चीची मास्टर रोशी के तहत सीख सकता है, तो अपनी बुद्धि के साथ वह निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल करेगा। कठिन हिस्सा ये है कि मास्टर रोशी को चीची को अपने शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए। ऑक्स किंग चिंतित था। पिताजी, चिंता न करें, मैं मास्टर रोशी से मुझे मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। मास्टर रोशी की भद्दी अभिव्यक्ति के बारे में सोचकर चीची को विश्वास नहीं हुआ कि मास्टर रोशी उसे मार्शल आर्ट सिखाने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है। ऑक्स किंग ने अपने दिल में इसकी प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। अगले दिन चीची ने अपना सामान पैक किया और फिर ऑक्स किंग के संरक्षण में कामे हाउस की ओर दौड़। इस बार चीची ने अल्ट्रामैन की तरह एक ही तरह के अजीब कपड़े नहीं पहने थे। इसके बजाय उसने एक नीले रंग का मार्शल आर्ट सूट पहना और उसके लंबे काले बाल नीचे लटका दिए। वह असाधारण रूप से नाजुक और मनमोहक लग रही थी। ... नीले पानी से घिरा कामे हाउस, लुढ़कती लहरें एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे क्रैश होने वाली आवाजें आती हैं। एक छोटा सा द्वीप वहां अकेला तैरता था, एक अकेली नाव की तरह। इस दिन गोकू फ्लाइंग निम्बस पर मास्टर रोशी के घर पहुंचे। गोकू के आने को लेकर मास्टर रोशी काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। जब गोकू आया, तो उसने कमरे से एक मोटा कछुआ खोल निकाला और उसे गोकू की पीठ पर रख दिया। कछुए के गोले का वजन 50 किलो था। आम लोगों के लिए इसे अपने शरीर पर रखकर चलना भी मुश्किल था। बेशक ये गोकू के लिए कुछ भी नहीं था। एक अर्थ में गोकू अब मास्टर रोशी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनके पास सिर्फ युद्ध के अनुभव और एक ऐसे व्यक्ति की कमी थी जो उन्हें अपने प्रशिक्षण पथ पर मार्गदर्शन कर सके। भले ही मास्टर रोशी लच्छेदार थे, लेकिन वह बहुत सिद्धांतवादी थे। सैद्धांतिक ज्ञान के संदर्भ में वह गोकू के शिक्षक होने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही गोकू मास्टर रोशी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहा था, दूर समुद्र से एक नाव तैरती थी। नाव किनारे पर पहुंच गई और एक गंजा व्यक्ति, एक भिक्षु का चोला पहने हुए, नाव से नीचे कूद गया। क्रिलिन ने मास्टर रोशी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के प्रयास में तारांकन पत्रिकाओं का एक समूह निकाला। हालांकि मास्टर रोशी को ये पत्रिकाएं बहुत पसंद थीं, लेकिन उन्होंने क्रिलिन के अनुरोध को धार्मिकता के साथ अस्वीकार कर दिया। हालांकि क्रिलिन की लगातार विनती के सामने मास्टर रोशी ने क्रिलिन को एक मौका दिया और उसे प्रशिक्षित करने का वादा किया जब तक कि वह एक सुंदर लड़की को वापस ला सके। उसके बाद मास्टर रोशी ने क्रिलिन को अपनी पीठ पर ले जाते हुए गोकू को दुनिया भर में एक सुंदर लड़की की तलाश करने के लिए कहा। मूल काम में क्रिलिन और गोकू ने इस समय नीले बालों वाले लॉन्च को वापस लाया, ताकि वे मास्टर रोशी को मास्टर के रूप में स्वीकार कर सकें। लेकिन यहाँ यह अलग था। एक ये था कि गोकू ने पहले ही मास्टर रोशी को मास्टर के रूप में स्वीकार कर लिया था, और दूसरा ये था कि लॉन्च अब जिया के साथ रहता था। उसे गोकू और क्रिलिन द्वारा ले जाने की संभावना नहीं थी। हालांकि क्रिलिन की किस्मत काफी अच्छी थी। हालांकि वे लॉन्च को खोजने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने गलती से एक और लड़की का सामना किया, जिसे एक रेगिस्तान के
पास पुलिस अधिकारियों द्वारा पीछा किया जा रहा था। लड़की के सुनहरे बालों वाले लॉन्च के समान सुनहरे और घुंघराले बाल थे। उसने एक वीर और प्रकट नीला ट्रेंच कोट और अपने कंधों और घुटनों पर एक गहरे लाल कवच पहने हुए था। इस समय लड़की एक पिस्तौल पकड़े हुए थी और कई पुलिस अधिकारियों का सामना कर रही थी। लड़ाई की आवाजों के बाद पुलिस अधिकारियों को हार में बार बार पीछे हटना पड़ा और वे केवल पुलिस कारों के पीछे छिप सकते थे और समर्थन की प्रतीक्षा कर सकते थे। हा हा हा, बंदूक की नली से आग के विस्फोट बाहर निकल आए। एक पल के लिए चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ गईं और सुनहरे बालों वाली लड़की अभिमानी रूप से हंस पड़ी। हवा के झोंके ने उसके सुनहरे बालों को हवा में ऊपर उठा दिया क्योंकि धुएं की गंध हवा में व्याप्त थी। यदि जिया यहाँ था तो उसने वास्तव में लॉन्च से पूछा होगा, क्या यह व्यक्ति जो आपके जैसा दिखता है वह वास्तव में आपकी बहन नहीं है? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 305 शिष्य बनना। अरे गोकू, आप नीचे उस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मास्टर रोशी उसे पसंद करेंगे? फ्लाइंग निम्बस हवा में रहा और क्रिलिन ने अपनी आंखें घुमाईं क्योंकि उसने नीचे पुलिस से लड़ रही लड़की की ओर इशारा किया और पूछा। गोकू ने एक पल के लिए देखते हुए अपना सिर साइड में झुका लिया और आश्चर्य से कहा, ये लड़की बिल्कुल उस व्यक्ति के समान दिखती है जिसे मैं पहले मिला था, लेकिन वह व्यक्ति उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। गोकू को परवाह नहीं थी कि नीचे की लड़की सुंदर है या नहीं, उसने सिर्फ यही सोचा कि उसकी मार्शल आर्ट अच्छी नहीं थी। हे, फिर बस उसे चुन लो। अगर हमारा सामना किसी शक्तिशाली व्यक्ति से होता तो हम उन्हें दूर नहीं ले जा पाते। क्रिलिन की सोच विशेष रूप से लचीली थी। बस एक नजर के साथ वह जानता था कि वह मुसीबत में था। इस समय अगर वे उसे परेशानी से बाहर निकालने में मदद करते हैं तो उसे दूर ले जाने की संभावना बड़ी थी। हालांकि नीचे पुलिस अधिकारियों के पास बंदूकें थीं, इसलिए क्रिलिन ने गोकू को कार्रवाई करने का इरादा किया। ये भी सच है, गोकू ने थोड़ा सोचा और सहमत हो गया। फिर वह क्रिलिन को साथ ले आया और गोरा लड़की और पुलिस के बीच सीधे खड़े होकर फ्लाइंग निम्बस से नीचे कूद गया। अरे क्या तुम बेवकूफ हो? सभी के पास बंदूकें हैं, हम यहाँ खड़े होकर मारे जाएंगे। क्रिलिन ने चकित महसूस किया। वह तुरंत गोकू की ओर मुड़ा और गुस्से से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोकू उसे साथ लाएगा और सीधे दोनों पक्षों के बीच कूद जाएगा। हालांकि गोकू उसे देखकर मुस्कुराया और उदासीन रूप से कहा, चिंता न करें, वे हमें चोट नहीं पहुंचा सकते। यह आपको तय नहीं करना है। क्रिलिन को पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने सोचा था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस बेवकूफ के साथ नहीं आता। मेरा मतलब है, वे वास्तव में हमें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। ये कहते हुए गोकू ने अपनी हथेली को गोलियों की ओर कई बार हिलाया जो तेजी से हवा में धधक रही थीं। कई तस्वीरें देखी जा सकती थीं और फिर दर्जनों गोलियां उनकी हथेली से पकड़ी गईं। गोलियों के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी गई और यहाँ तक कि गोलियां भी उसके नंगे हाथों से पकड़ी गईं। चाहे गोरा लड़की हो या वे पुलिस अधिकारी, वे सभी गोकू के इस कदम से डर गए थे। ये पूरी तरह से शांत था और फिर पुलिस की कारें तेजी से भाग गईं। कई पुलिस अधिकारियों ने गलती से सोचा कि गोकू और क्रिलिन लड़की के साथी थे, इसलिए वे मुड़ गए और डर कर भाग गए। ये हो गया। क्रिलिन को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सरल होगा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। साथ ही वह गोकू के प्रति उत्सुकता से भी भर गया। अरे तुम्हारा नाम क्या है? हमने बस तुम्हें बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा। क्रिलिन ने आगे बढ़कर लड़की को देखा जैसा कि उसने कहा था। क्या गोरा लड़की अभी भी ठीक नहीं हुई थी? हाँ, आप मुझे दूर ले जाना चाहते हैं? कोई मौका नहीं। हे जवान औरत, मेरा ये भाई बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बेहतर है कि आप आज्ञाकारी रूप से हमारा अनुसरण करें। क्रिलिन ने गोकू की छाती को थपथपाया और धमकी दी। मास्टर रोशी का शिष्य बनने के लिए वह इस लड़की को वापस लाने के लिए तैयार था, चाहे वह कैसे भी हो। गोरा लड़की हिचकिचाई। प्रतीत होता है कि वे बल का उपयोग करेंगे। अंत में उसने अपने दांत पीस लिए और समझौता किया, मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, लेकिन आपको मेरी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। ठीक है। ये देखकर कि वह सहमत हो गई थी, क्रिलिन चंद्रमा पर था। मेरा नाम क्रिलिन है और मेरे बगल वाले व्यक्ति को गोकू कहा जाता है। आप कौन हैं और पुलिस आपका पीछा क्यों कर रही है? मेरा नाम हस्की है। वे मेरा पीछा कर रहे थे क्योंकि मैंने एक निगम के मालिक की तिजोरी से गहने चुराए थे। गोरी लड़की ने तिरस्कार में अपने होंठ घुमाए और जारी रखा, हे, उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए बाहर जाने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा, लेकिन वे इन बेकार लोगों पर भरोसा करके मुझे कैसे पकड़ सकते थे? तो तुम चोर हो? गोकू चिल्लाया। हस्की की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अवचेतन रूप से खंडन करना चाहती थी, लेकिन उसे याद था कि गोकू में नंगे हाथों से गोलियां पकड़ने की क्षमता थी। इसके अलावा वह महसूस कर सकती थी कि उसके पास बहस करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने कहा, यह महिला दुनिया की नंबर 1 मास्टर चोर है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यह महिला चुरा नहीं सकती है। तुम अभी भी चोर हो। गोकू अचानक समझ गया और बोला, दुनिया का नंबर 1 मास्टर चोर। हस्की ने उसे ठीक किया। ये लड़की आश्चर्यजनक रूप से मास्टर चोर हस्की थी, जो कुछ एपिसोड के लिए एनीमे में दिखाई दी थी।
एनीमे में उसे रेड रिबन आर्मी द्वारा 2 ड्रैगन गेंदों को चुराने के लिए काम पर रखा गया था, जो गोकू को मिले थे। इसलिए उसने अरब को बताने वाली एक युवा लड़की के रूप में खुद को छिपाया और यामचा, गोकू और अन्य के करीब जाने की कोशिश की। हालांकि उसे अंततः गोकू द्वारा देखा गया और पराजित किया गया। क्योंकि हस्की की उपस्थिति लगभग ब्लॉन्ड लॉन्च के समान थी, कई लोगों ने गलती से सोचा कि वह ब्लॉन्ड लॉन्च थी। बहुत हो गया। चाहे आप चोर हों या दुनिया के नंबर 1 मास्टर चोर, आपको हमारा अनुसरण करना चाहिए और कामे हाउस में रहना चाहिए, और आप कुछ भी चोरी नहीं कर सकते, क्रिलिन ने हंसते हुए कहा। मार्शल आर्ट सीखते समय जब उन्होंने सोचा कि वह इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने अंदर से मास्टर रोशी की दूरदर्शिता की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वो हस्की ने एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसने समझौता करने का फैसला किया और आज्ञाकारी रूप से गोकू और क्रिलिन का कामे हाउस में पीछा किया। कामे हाउस में जब मास्टर रोशी ने देखा कि गोकू और क्रिलिन वास्तव में एक सुंदर लड़की को वापस लाए थे, तो उसका पूरा शरीर एक युवा आभा का उत्सर्जन करने लगा और उसकी आत्मा अचानक कई वर्षों तक युवा हो गई। बेशक, भले ही मास्टर रोशी वास्तव में कई वर्षों तक युवा हो गए, फिर भी वह कुछ 100 साल पुराना सड़ा हुआ बूढ़ा आदमी होगा। उसके बाद मास्टर रोशी ने बिकिनी स्विमसूट निकाला और गंभीर अंदाज में कहा कि यह टर्टल स्कूल के काम करने वाले कपड़े थे, लेकिन इसे हस्की ने जलाकर राख कर दिया, जिससे उन्हें काफी शर्मिंदगी हुई। एता ओवल्यूएसबी कॉम खांसी, ठीक है, अब से क्रिलिन भी मेरी शिष्या हैं। ये प्रशिक्षण के दौरान पहना जाने वाला कछुए का खोल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में क्या करते हैं, आप मेरी अनुमति के बिना इसे नहीं उतार सकते। मास्टर रोशी ने अब हस्की की परवाह नहीं की और मुड़कर एक कछुए का खोल निकाला और उसे क्रिलिन की पीठ पर रखा, और फिर मास्टर रोशी के मार्गदर्शन में गोकू और क्रिलिन ने प्रशिक्षण का अपना पहला कदम शुरू किया। सबसे पहले 2 लोगों की ताकत निर्धारित करने के लिए मास्टर रोशी ने उन्हें अपनी ताकत और गति दिखाने के लिए कहा, और फिर उन्होंने उनकी स्थिति के अनुसार एक प्रशिक्षण योजना का मसौदा तैयार किया। हालांकि मास्टर रोशी की युद्ध शक्ति पृथ्वी पर सबसे अधिक नहीं थी, लेकिन प्रशिक्षण के लिए लोगों को पॉइंटर्स देने के मामले में वह बेजोड़ थे। मास्टर रोशी के मार्गदर्शन में गोकू और क्रिलिन का प्रशिक्षण उचित क्रम में कदम से कदम आगे बढ़ा और सही रास्ते पर कदम रखा। जबकि हस्की ऊबकर कामे हाउस में खुद से रुकी रही, क्योंकि कामे हाउस समुद्र से घिरा हुआ था, उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने सिर्फ गोकू और क्रिलिन प्रशिक्षण को देखा। कभी कभी वह उनकी नकल करती थी और बहुत सी चीजें सीखती थी। एक दिन तक ऑक्स किंग चीची के साथ कामे हाउस में आया। मास्टर रोशी, कृपया चीची मार्शल आर्ट सिखाएं। शिक्षक को देखते हुए ऑक्स किंग तुरंत जमीन पर लेट गया, सम्मानपूर्वक मास्टर रोशी को नमन किया। ये बैल राजा है, हम फिर मिलते हैं। ये प्यारी सी लड़की आज वास्तव में सुंदर कपड़े पहने हुए है। मास्टर रोशी एक बेत पर झुकते हुए चीची की ओर चला गया, उसे ध्यान से देखा और कहा, मास्टर रोशी। चीची ने अशिष्टता से उसे देखा और नर्म आवाज में कहा। कोमल आवाज ने मास्टर रोशी के पूरे शरीर को लंगड़ा कर दिया। उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं और आसानी से सहमत हो गए। बुरा नहीं, उसकी नींव काफी अच्छी है। अगर चीची मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहती हैं, तो उनका बहुत स्वागत है। अभी गुरु रोशी ने भी यह सोचा था, किसी भी मामले में 2 या 3 शिष्यों को पढ़ाने में कोई अंतर नहीं है। इसके अलावा वह इतनी प्यारी लड़की है। मास्टर रोशी को लगा कि उनका जीवन एक बार फिर जुनून से भरा हुआ है। धन्यवाद, मास्टर रोशी। ऑक्स किंग बहुत उत्साहित था क्योंकि उसकी बेटी एक मास्टर को स्वीकार करने में सक्षम थी। ये ठीक है, मास्टर रोशी ने शांति से अपना हाथ हिलाया और कहा, हेलो, मैं ची हूँ, ऑक्स किंग की बेटी। क्या तुम गोकू हो, वह आदमी जिसने मेरे घर को नष्ट कर दिया? इस समय ची ने गोकू की ओर चलते हुए पूछा। गोकू ने ईमानदारी से जवाब दिया, उस समय मैंने बहुत अधिक बल का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आग को बुझाने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, कृपया मुझे भविष्य में सलाह दें। वरिष्ठ भाई ची बाहर पहुंचे और गोकू से हाथ मिलाया। ऐसे ही कामे हाउस में अचानक 4 और लोग आ गए। मास्टर रोशी ने गोकू और क्रिलिन को एक साथ रहने के लिए कहा, जबकि ची और हस्की एक साथ रहते थे। छोटे से कामे हाउस में थोड़ी भीड़ हो गई। ची को एक सरल प्रशिक्षण दिनचर्या देने के बाद मास्टर रोशी यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि ची वास्तव में एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा थी। वह बहुत सारी सैद्धांतिक चीजों को सिर्फ एक बार समझाने के बाद जल्दी से समझ सकती थी। उसकी अव्यक्त प्रतिभा क्रिलिन से अधिक थी। हालांकि ये ज्ञात होना चाहिए कि मूल काम में ची ने केवल कुछ वर्षों के लिए ऑक्स किंग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लिया था और 23वें विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के शीर्ष 8 तक पहुंचकर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते थे। इसलिए उसकी समझ स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं थी। हालांकि ची की प्रशिक्षण पद्धति पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा, मास्टर रोशी ने अंदर से सोचा। अतीत में उनके सभी शिष्य पुरुष थे, लेकिन अब एक महिला शिष्य थी। प्रशिक्षण के कई तरीकों को बदलना पड़ा। थोड़ा सा सोचें, अगर एक खूबसूरत लड़की हर दिन अपनी पीठ पर एक मोटे कछुए का खोल ले जाती है,
तो दृश्य वास्तव में सुंदर नहीं होगा। अगले दिन मास्टर रोशी ने नए प्रशिक्षण विधियों का पता लगाया और फिर गोकू, क्रिलिन और ची ची को सूचित किया। उसके बाद उनके प्रशिक्षण स्थान को कामे हाउस से बहुत दूर एक छोटे से शहर में बदल दिया गया, जो प्रायद्वीप शहर था जहां जिया और अन्य एकांत में रह रहे थे। इस खूबसूरत जगह में जहां द्वीप शहर के साथ जुड़ा हुआ था, गोकू और अन्य लोगों ने अपना नया प्रशिक्षण शुरू किया। पहली दिनचर्या ग्रामीणों के खेतों की जुताई करना और उन्हें मुफ्त में दूध पहुंचाना था। बेशक वे सभी खेत जोतने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे, और जब दूध वितरित किया जाता था तो मास्टर रोशी विशेष रूप से उनका पीछा करने के लिए कुछ जानवरों को पकड़ लेंगे। कभी कभी वे एक विशाल पर्वत की चोटी पर एक मंदिर में रहते हैं, जलाओ लकड़ी काटते हैं और पानी ले जाते हैं। वे एक कुली की तरह रहते थे। गोकू और क्रिलिन की तुलना में ची ची का प्रशिक्षण बहुत आसान था। आधे मीटर मोटी ट्रंक के बीच में पतली रस्सियां थीं। इन रस्सियों को एक बड़े जाल का निर्माण करने के लिए एक दूसरे से जोड़ा गया था। ची ची का दैनिक प्रशिक्षण बड़े नेट पर मास्टर रोशी के साथ लड़ना था, हालांकि उसे गिरना नहीं चाहिए। यह विशेष रूप से मास्टर रोशी द्वारा विकसित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था और विशिष्ट परिणाम को आगे सत्यापन की आवश्यकता थी। दिन बीतते गए और गोकू, क्रिलिन और ची ची की ताकत अनजाने में बदल गई। बस इसी समय क्रेन स्कूल के टिएन शिनहान और चियात्सु भी इस शहर में पहुंचे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 306 अशांत तारों वाला आकाश। गोकू और अन्य लोगों ने समुद्र से घिरे द्वीप के उपनगरीय क्षेत्र में प्रशिक्षण शुरू किया। इसे एक द्वीप कहा जाता था, लेकिन वास्तव में इसका एक छोटा सा हिस्सा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। कई समृद्ध शहरी शहरों के अलावा यहाँ कई विशाल हरी पहाड़ियाँ और शांत उपनगर हैं। इस तरह के एक शानदार परिदृश्य को द्वीप के केंद्र में विशाल पहाड़ों के साथ व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया गया था, जो एक सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक दृश्यों का निर्माण करता था। एक दिन एक सुंदर दोपहर को कपास कैंडी जैसे सफेद बादल आकाश में तैरते थे और लगातार साफ हवा के तहत आकार बदलते थे। जिया का विला चमकदार हरी पत्तियां बाहर निकल गईं और सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि प्रकाश के गोल धब्बे नीचे गिर गए। आंगन के चारों ओर फूल खिल रहे थे। सफेद, लाल और बैंगनी फूल बेहद खूबसूरत थे, जो एक ताज़ा और सुखद सुगंध उत्सर्जित करते थे। एक प्रशिक्षण कक्ष में जिया चुपचाप जमीन पर बैठे थे, क्योंकि उनके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। अचानक यह उबलते पानी की केतली की तरह उबलती हुई आवाजों के साथ फूट पड़ा, जिसके बाद विस्फोट की आवाजें आईं। सुपर सैयान स्तर पर प्रवेश करने के बाद मेरी ट्रेनिंग की गति धीमी होने लगी है। जिया ने खुद से बुदबुदाते हुए थोड़ा भौहें सिकोड़ी, फिर उसने स्नान किया और कमरे से बाहर चला गया। शीलिंग आंगन में एक छोटी लकड़ी की बेंच पर बैठा था। जब उसने जिया को बाहर आते देखा तो उसने एक मुड़ा हुआ कम्युनिकेटर सौंपा और कहा, ये प्लेनेट होंगशान से खबर है। हाल ही में बिग गेट स्टार नामक एक सभ्यता ने ग्रह होंगशान के साथ संपर्क किया। बिग गेट स्टार, जिया ये नाम सुनकर थोड़ा चौंक गया। प्लेनेट होंगशान से संपर्क करने का उनका उद्देश्य क्या है? जिया ने पूछा। अगर उन्हें सही से याद है तो बिग गेट स्टार काफी विकसित तकनीक के साथ एक सभ्यता थी, जैसे कि उनके पूरे मूल सितारे को भी धातु संरचना में बदल दिया गया था। यह एक सभ्यता थी जो ब्रह्मांड के माध्यम से घूमती थी। शिलीब ने हंसते हुए कहा, ये और क्या हो सकता है? वे ग्रह होंगशान से सैयान रक्त प्राप्त करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। शायद वे इसका या कुछ और अध्ययन करना चाहते हैं। लेकिन चालिन ने पहले ही उन्हें साफ मना कर दिया था। बिग गेट स्टार की तकनीक फीदेया लोगों की तुलना में अधिक उन्नत थी। वे सैया का खून प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि वे इसके साथ क्या करने का इरादा रखते हैं। वे संभवतः जैव योद्धाओं को बनाने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करने का इरादा रखते हैं, लेकिन सैयान का खून लापरवाही से दूसरों को कैसे सौंपा जा सकता है? मूल काम में वे मेटा कूलर बना सकते थे, इसलिए कोई नहीं बता रहा था कि इस बार वे क्या समस्या पैदा करेंगे। जिया ने प्लेनेट होंगशान द्वारा प्रदान की गई जानकारी के माध्यम से पूरी तरह से स्कैन किया और पाया कि बिग गेट स्टार ने जिस सैयान रक्त का अनुरोध किया था वह साधारण सैयन रक्त नहीं था, बल्कि कई उम्मीदवारों का रक्त था जो सुपर सैयन बनने की क्षमता रखते थे, और यहाँ तक कि उनके शिलिंग, मायस और बाडॉक के नाम भी उनकी आवश्यकताओं के भीतर थे। उनका साहस वास्तव में बड़ा है। जिया की आंखें अचानक एक ठंडी रोशनी से भड़क उठीं। बिग गेट स्टार को उनकी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया था। नोवेल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम। अगर यह बिग गेट स्टार एक ईमानदार तरीके से ग्रह होंगशान से सैयान रक्त प्राप्त नहीं करता है, तो शायद वे गुप्त रूप से कुछ अंडरहैंड तरीकों का उपयोग करेंगे। ध्यान देने के लिए बाहर सैया को सूचित करें और गार्डियन कॉप्स के योद्धाओं को भी अलर्ट पर रखें। अगर वे हमें उकसाते हैं तो सीधे उन्हें खत्म कर दें। जिया ने निर्णायक रूप से कहा। इन कुछ वर्षों में ग्रह होंगशान हमेशा एक दोस्ताना और शांतिपूर्ण तरीके से विकसित हो रहा था, जिसने ग्रह होंगशान की विकास प्रक्रिया को सुचारू बना दिया था। लेकिन ऐसा लगता था कि बहुत से लोग सैयान के खूनी पक्ष को भूल गए थे। मत भूलो, सैया एक सच्ची फाइटिंग रेस थे। हाल ही में सैयान अच्छे स्वभाव के थे क्योंकि ग्रह होंगशान को धमकी नहीं दी जा रही थी।
हालांकि अगर किसी ने बुरे इरादों को आश्रय देने की हिम्मत की तो उन्हें सैयन की क्रूरता का ठीक से अनुभव करना चाहिए। अगर किसी सभ्यता में सैया तक हाथ पहुंचाने की हिम्मत थी तो उन्हें विनाश के लिए तैयार रहना था। ग्रह होंगशान के सैयान पहले से ही पर्याप्त गुण जमा कर चुके थे और थोड़ा खोने से डरते नहीं थे। प्लेनेट होंगशान के कई विशेष युद्ध दस्ते इतने वर्षों से स्थापित किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनके दांतों का खुलासा नहीं किया गया है। जिया ने मजाक किया। शीलिंग ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, मुझे पता है और मैंने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया है। मुझे लगता है कि बिग गेट स्टार की जल्द से जल्द निगरानी की जानी चाहिए। बस मामले में कौन जानता है कि यह तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता क्या करेगी। ये बुरा होगा अगर जांग्या जैसा कोई अन्य जैव योद्धा दिखाई देता है। जांग्या की बात करते हुए वह पिछले कुछ वर्षों में ग्रह होंगशान पर कैसे रह रही है? क्या उसने अपने पूर्व साथियों से संपर्क किया? उन्होंने कहा, वह काफी अच्छा व्यवहार करती है। हर दिन वह शराब और भोजन करती थी और जब उसके पास समय होता था तो वह अपना वजन फेंकने के लिए ग्रह मीशान में जाती थी। हालांकि ब्रह्मांड के अन्य क्षेत्रों को एक आपदा का सामना करना पड़ा है। मैंने गैलेक्टिक गश्ती दल के लोगों से सुना कि अब पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर जांग्या के साथियों ने दक्षिण क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र में अराजकता पैदा कर दी है। यह सुनकर जिया हंसने के बिना नहीं रह सका। ये काफी दिलचस्प है। ये लोग वास्तव में बोजैक के सील किए गए स्थान की तलाश में पूरे ब्रह्मांड को पलटना चाहते हैं। हालांकि ये हमें चिंतित नहीं करता है, इसलिए उन पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बोजैक सील से बच गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वह सेल के परफेक्ट फॉर्म के स्तर पर था, इसलिए जिया को कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अकेले मेलिंग उसे दबा सकता था। वर्तमान में जो पात्र जिया की नजरों को पकड़ सकते थे उन्हें कम से कम सुपर सैयान 2 स्तर पर होना था। अन्य लोग जो इस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, उनकी राय में सभी मिट्टी के मुर्गियों और मिट्टी के बर्तनों के कुत्तों की तरह थे और उन्हें बहुत अधिक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं 6 साल से सुपर सैया क्षेत्र में हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सुपर सैया 2 में सफलता हासिल करने का कोई तरीका नहीं मिला है। अपनी ताकत के बारे में सोचते हुए जिया ने भरी। वह लंबे समय से सुपर सैया की अड़चन के बारे में चिंतित था। उन्हें फुल पावर सुपर सैया हासिल किए हुए अब कुछ समय हो गया था, लेकिन वह अभी तक सुपर सैया 2 के दायरे को छूने में सक्षम नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने एक घूंघट रखा हुआ था जिसे वह भेद नहीं सकता था। ओह, वैसे काकररोट भी इस द्वीप पर प्रशिक्षण ले रहा है। मैं उसकी की को महसूस कर सकता हूँ, शिलीग ने अचानक कहा और जारी रखा, एक सड़ा हुआ बूढ़ा आदमी भी अपनी पीठ पर कछुए का गोला ले जा रहा है। वह मजबूत नहीं है, लेकिन वह उन्हें प्रशिक्षण में दिशा निर्देश दे रहा है। जिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बूढ़ा आदमी मास्टर रोशी है, जिसे पृथ्वी पर मार्शल आर्ट के भगवान के रूप में जाना जाता है। उन्हें 300 साल पहले कोरिन टॉवर पर कोरिन से पॉइंटर्स मिले थे। ओह, इसलिए उसे मास्टर रोशी कहा जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह अपनी पीठ पर कछुए का खोल ले जा रहा है, लेकिन क्या आश्चर्य है कि वह इतने सालों तक जीवित रहे हैं। शीलिंग की उज्ज्वल आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ चमक रही थीं। प्रतीत होता है कि दिलचस्पी थी। वे हमारे स्थान की ओर जा रहे हैं, शीलिंग ने अचानक कहा। इस समय शीलिंग ने महसूस किया कि गोकू की उनकी जगह के करीब आ रही थी। कुछ मिनट बाद, दादाजी मास्टर रोशी, यह वह जगह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अंदर लॉन्च नाम की एक बहन है और वह बहुत शक्तिशाली है। गोकू ने सामने वाले विला की ओर इशारा किया। मास्टर रोशी ने सिर हिलाया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने कहा, चूंकि उसे गोकू द्वारा बहुत शक्तिशाली कहा जा सकता है, तो वह बहुत अद्भुत होना चाहिए। मास्टर रोशी थोड़ी उम्मीद महसूस किए बिना नहीं रह सका। फ्रेक, जैसे ही गोकू और अन्य लोग विला के पास पहुंचे, चौड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया और नीले बालों वाला लॉन्च अंदर से बाहर आया और मास्टर रोशी और अन्य लोगों का स्वागत किया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेहमानों, कृपया मेरे पीछे चलो। खांसी, तब हम आपको परेशान करेंगे, मास्टर रोशी ने शर्मिंदा होकर कहा। इसके तुरंत बाद मास्टर रोशी, गोकू, क्रिलिन, ची और हस्की ने विला में लॉन्च का पीछा किया और विला के अंदर सुंदर दृश्यों को देखकर दंग रह गए। इस समय मास्टर रोशी ने चलना बंद कर दिया जैसे कि उसने एक सुंदर महिला को नहीं देखा था। उसने चुपचाप गोकू से कहा, गोकू, क्या यह वह शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका आपने उल्लेख किया है? अपने कदमों से वह वास्तव में एक मजबूत विशेषज्ञ की भावना देती है। नीले बालों वाला लॉन्च गोरा एक जितना मजबूत नहीं था, इसलिए उसने एक धुंधली आभा का खुलासा किया था जिसे मास्टर रोशी ने कैप्चर किया था। गोकू ने अपना सिर हिलाया और मास्टर रोशी को समझाया, दादाजी मास्टर रोशी, मैं इस लॉन्च के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गोरा उसका, वह और भी शक्तिशाली है और मैं उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हूँ। इतना शक्तिशाली? मास्टर रोशी चौंक गया। वह गोकू की ताकत जानता था, यहाँ तक कि अगर वह अपने चरम पर था तो वह ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह निश्चित रूप से गोकू के खिलाफ जीत सकता है। उसने कहा, क्या ये लड़की वास्तव में इतनी मजबूत है?
मास्टर रोशी ने अपने दिल में जटिल भावनाओं को महसूस करते हुए अपने धूप का चश्मा लगाया। काकरोट, तुम फिर से आ गए हो, जिया गोकू की ओर चिल्लाया। इस समय लॉन्च ने पहले ही उन्हें फल परोसा था। ये यात्रा बहुत दिलचस्प थी। जिया ने जो नहीं सोचा था वह ये था कि गोकू और क्रिलिन के अलावा यहाँ तक कि चिची भी उनके साथ चल रही थी, और सुनहरे बालों वाली लॉन्च की तरह दिखने वाली लड़की के लिए जिया थोड़ी देर के लिए अपनी पहचान का अनुमान नहीं लगा सका। दिलचस्प, यहाँ तक कि चीची भी मास्टर रोशी का शिष्य बन गया है। कहानी बदल गई है, लेकिन यह इतनी बुरी नहीं हो सकती है। जिया का मुंह एक मुस्कान में बदल गया। उसे दूसरी दुनिया में बुल्मा के साथ हुई बातचीत याद आ गई। हो सकता है उस दुनिया में बुला को गोकू भी पसंद हो, लेकिन दुनिया में परिस्थितियों के विभिन्न अजीब संयोजन के कारण वे इसे चूक गए। गोकू, यह व्यक्ति तुम्हें ककरोट क्यों कह रहा है? क्रिलिन फुसफुसाए। गोकू ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, ये व्यक्ति इस जगह का मालिक है, और मुझे नहीं पता कि यह मुझे ककरोट क्यों कहता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 307, क्रेन स्कूल के शिष्य। और क्रिलिन का संदेह अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसने देखा कि जिया की नज़र थोड़ी देर के लिए उस पर और गोकू पर टिकी हुई थी। इस प्रकार वह तुरंत शर्मिंदगी में हंसे। इस समय मायस बाहर आए, और हस्की को देखने के बाद वह पूछने से खुद को रोक नहीं सकी, लॉन्च, यह व्यक्ति आपकी बहन नहीं है ना? वह आपकी तरह इतनी कैसे दिख सकती है? ये कहने के बाद मायस ने लॉन्च की नाक की नोक पर अपने बालों को हिलाया। लॉन्च छींकने के अलावा कुछ नहीं कर सका और सुनहरे बालों वाली लॉन्च में बदल गया। तुम कौन हो? और तुम कौन हो? गोरा लॉन्च और हस्की एक दूसरे को घूर रहे थे। कपड़ों और बालों के सामान को छोड़कर, चाहे वह व्यक्तित्व, व्यवसाय या यहाँ तक की उपस्थिति हो, दोनों बहुत समान थे। एक कुख्यात डाकू था और दूसरा नंबर एक मास्टर चोर था। छोटे एपिसोड के बाद मास्टर रोशी ने सुनहरे बालों वाली लॉन्च को गंभीरता से आकार देना शुरू कर दिया। हालांकि यह जानबूझकर नहीं किया गया था, मास्टर रोशी ने अभी भी उससे एक विशेषज्ञ की आभा महसूस की, जिसे वह लापरवाही से उत्सर्जित कर रही थी। निश्चित रूप से, जैसा कि गोकू ने कहा, ये लड़की सरल नहीं है, मास्टर रोशी बुदबुदाया। वह मन ही मन आशंकित था और अवचेतन रूप से लड़की की उत्पत्ति के बारे में सोचता था। इस प्रतिभाशाली शिष्य को किस मार्शल आर्ट स्कूल द्वारा प्रशिक्षित किया गया है? अभी मास्टर रोशी बेहद गंभीर था। एक बार जब वह गंभीर था, तो उसके पास वास्तव में एक मार्शल आर्ट मास्टर का आचरण था। हड्डियों से निकलने वाले इस तरह के स्वभाव को नकली नहीं बनाया जा सकता था। उन्होंने पहले अपने स्कूल के नाम की घोषणा की और फिर लॉन्च से उसके मार्शल आर्ट स्कूल के बारे में पूछा। हाँ, मैं किस स्कूल से संबंधित हूँ? जब मैं 8 साल का था, तो मैंने कोरिन टॉवर में प्रशिक्षण लिया। मैं वहाँ कई सालों तक रहा। मेरे शिक्षक के लिए यह वह मोटी बिल्ली होनी चाहिए, सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने लापरवाही से उदासीन तरीके से कहा। मास्टर रोशी उसकी बातों से चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से इसके बारे में सोचा, तो उन्हें ये बहुत उचित लगा। उसने सिर हिलाया और कहा, तो आपने अमर कोरिन के स्थान पर प्रशिक्षण लिया? हाँ, अमर कोरिन के अलावा पृथ्वी पर आपके जैसे मजबूत विशेषज्ञ को और कौन प्रशिक्षित कर सकता है? सुनहरे बालों वाली लॉन्च की घोषणा की गई। वह वास्तव में बूढ़े आदमी को बताना चाहती थी कि लानत मोटी बिल्ली अब उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, लेकिन ये सोचकर कि उसने एक मजबूत विशेषज्ञ के रूप में उसकी प्रशंसा की थी, उसे काफी अच्छा लगा और उसके अनुमान को उजागर करने के लिए बहुत आलसी थी। दादाजी, कोरिन टॉवर क्या है? गोकू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, ची भी उलझन में दिख रहे थे। गुरु रोशी ने अपने कुछ शिष्यों की ओर देखा और स्पष्ट रूप से कहा, आप स्वाभाविक रूप से इसे बाद में जान जाएंगे। आपको ये बताना जल्दबाजी होगी, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप भविष्य में अपनी शिक्षुता पूरी नहीं कर लेते। अब शिक्षक इस महिला के साथ मार्शल आर्ट पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मास्टर रोशी जिया से माफी मांगते हुए मुस्कुराए। जिया ने कंधे उचकाए, ये संकेत देते हुए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मास्टर रोशी ने वास्तव में सुनहरे बालों वाली लॉन्च के साथ मार्शल आर्ट पर गंभीरता से चर्चा की, लेकिन वह जल्द ही अधीर हो गई। इसलिए कुछ शब्द कहने के बाद वह अब और बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद मास्टर रोशी ने धैर्यपूर्वक उसके साथ बातचीत की। जिया और अन्य लोगों के लिए वे शांति से एक शांत और छायादार पेड़ के नीचे बैठे थे, चाय पी रहे थे, बातचीत कर रहे थे और कभी कभी ची और हस्की से बात कर रहे थे। उनके तौर तरीके अमीर माता पिता के सुखवादी बच्चों की तरह थे। शिलीप का असर सुरुचिपूर्ण था। कभी कभी जिया चाय डालता था। वह बहुत सुसंस्कृत लग रही थी, जबकि मायस सिर्फ जिया के करीब फंस गए। ये जानते हुए कि जिया ने अभी प्रशिक्षण समाप्त किया था, मायस ने जिया के कंधे की मालिश करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वे ब्रह्मांड के सबसे मजबूत सुपर विशेषज्ञों में से एक होंगे। लंबे समय के बाद मास्टर रोशी ने देखा कि देर हो रही है, इसलिए उन्होंने ब्लॉन्ड लॉन्च के साथ अपनी बातचीत समाप्त कर दी और छोड़ने की योजना बनाई। इस पल में जिया ने अचानक शांति से अपनी आंखें साफ आकाश की ओर घुमाई और उसके मुंह के कोनों में थोड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने कहा, आज कौन सा दिन है? 2 और मेहमान यहाँ हैं।
अरे, कोई और आ रहा है क्या? वे आपके साथ हैं? नॉवल यूएसबी कॉम सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने अचानक पूछा। इस समय उसने दो कमजोर आभाओं को भी अपनी ओर आते हुए महसूस किया। बेशक ये आभा उसके लिए उल्लेख करने लायक नहीं थी, वे केवल गोकू की तुलना में थोड़ा मजबूत थे। मास्टर रोशी थोड़ा हक्का बक्का रह गया। वह शांत हो गया और महसूस किया, और जल्द ही महसूस किया कि दो शक्तिशाली आभा आ रही थी। मास्टर रोशी चौंक गए क्योंकि उन्होंने कहा, इस लॉन्च की एक मजबूत धारणा है। अगर उसे याद नहीं दिलाया जाता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई आ रहा है। उसकी मजबूत धारणा क्षमता पर आह भरते हुए वह अब अधिक आश्वस्त था कि लॉन्च मजबूत था। ये सच है, वे बहुत मजबूत लगते हैं। गोकू उत्साह से मुस्कुराया, लड़ने के लिए उत्सुक दिख रहा था। क्रिलिन को संदेह था क्योंकि उसने कहा, आप कैसे जानते हैं? क्या कोई वास्तव में आ रहा है? ची ची ने कहा, मैंने अपने पिता से सुना है कि मार्शल आर्ट एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद आप अन्य मजबूत लोगों की आभा को महसूस कर सकते हैं। ये बहुत गहरा है। किसी भी मामले में मैं अभी तक इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। क्रिलिन ने सिर हिलाया, केवल आधी समझ। हस्की के लिए वह और भी उलझन में थी। उसने केवल सोचा कि उसके आसपास के लोग सभी अजीब थे, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। कुछ सेकंड के बाद हवा का एक हिंसक झोंका अचानक आकाश में उड़ गया और दो काली छायाओं को क्षणभंगुर दृश्यों की तरह दूर से उड़ते हुए देखा जा सकता था। थोड़ी देर बाद वे विला के ऊपर आकाश में 10 मीटर से अधिक ऊंचे रुक गए। दोनों में हरे रंग का मार्शल आर्ट सूट पहने एक लंबा और छोटा व्यक्ति शामिल था। अस्क अस्क ऐसे दुर्लभ मेहमान, इसलिए ये टिएन शिनहान और चियात्सु थे जो आए थे। आए हुए लोगों को देखकर जिया की आंखें चमक उठीं और फिर उन्होंने फिर से शिलिंग और अन्य लोगों के साथ बात करना और हंसना जारी रखा। क्या ये दोनों हैं? आकाश में दो लोगों को स्पष्ट रूप से देखते हुए शिलिंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। टिएन शिनहान और चियात्सु की उनकी छाप बहुत गहरी नहीं थी। उसने केवल याद किया कि इन दो लोगों को कई साल पहले लॉन्च द्वारा हराया गया था। किसने सोचा था कि वे वास्तव में अब उनके दरवाजे पर आने की पहल करेंगे? ये दो लोग आसमान में उड़ रहे हैं। क्या मनुष्य उड़ सकता है? क्रिलिन के मास्टर रोशी के शिष्य बनने के बाद कहा जा सकता है कि उन्होंने दुनिया को देखा है। उन्होंने अपने अज्ञानी और भोले स्वयं को याद किया जब वह ओरिन टेम्पल पर थे। अब उसने जोर से ये कहने की हिम्मत की कि वह एक प्रसिद्ध स्कूल का शिष्य था। लेकिन टिएन शिनहान और चियात्सु को बिना किसी उपकरण की मदद के हवा में तैरते हुए देखकर वह प्रशंसा में प्रशंसा करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि मार्शल आर्ट की दुनिया उतनी सरल नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी। गोकू ने उन्हें गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, दादाजी ने पहले कहा था, अगर की को एक निश्चित सीमा तक प्रशिक्षित किया जाता है तो कोई आकाश में उड़ सकता है। स्काई होवरिंग आर्ट, वे क्रेन स्कूल के शिष्य हैं, मास्टर रोशी ने धीमी आवाज में कहा। जब उन्होंने इन दो लोगों को आकाश में तैरते हुए देखा तो उन्होंने क्रेन स्कूल के बारे में सोचा जो उनके जूनियर साथी शिष्य मास्टर शेन द्वारा शुरू किया गया था। ये स्काई होवरिंग आर्ट क्रेन स्कूल की तकनीक है। जैसा कि वे दोनों मास्टर मुट्रेटो के शिष्य थे, मास्टर रोशी और मास्टर शेन प्रतिद्वंद्वी थे जब वे युवा थे। दोनों में से कोई भी दूसरे के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अलग होने के बाद भी उनमें से प्रत्येक ने अपना मार्शल आर्ट स्कूल शुरू किया और वे गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे। टर्टल स्कूल और क्रेन स्कूल कभी भी शांति से नहीं मिले। जब गोहन अभी भी जीवित था, मास्टर रोशी क्रेन स्कूल को दबाने में सक्षम था, लेकिन गोहन की मृत्यु के बाद वह अकेले मास्टर शेन और मर्केनरी ताओ को दबा नहीं सकता था। सौभाग्य से मास्टर रोशी खुले दिमाग वाले थे और छोटे द्वीप पर एकांत में रहते थे और उन्हें मास्टर शेन के दमन की परवाह नहीं थी। अब क्रेन स्कूल के दो युवा और प्रतिभाशाली शिष्यों को देखकर दिखाई देते हैं। मास्टर रोशी ने अंदर से सोचा, मास्टर शेन, वह बुरा आदमी जिन शिष्यों को उन्होंने स्वीकार किया उनमें वास्तव में इतनी प्रभावशाली ताकत है। वे पहले से ही क्रेन स्कूल के स्काई होवरिंग आर्ट में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता कि मेरे टर्टल स्कूल में अब गोकू, ची ची और क्रिलिन जैसे शिष्य हैं, तो यह वास्तव में हार गया होता। स्काई होवरिंग आर्ट को की के उच्च स्तरीय उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो दर्शाता है कि आने वाली जोड़ी को इस पहलू में बहुत उत्कृष्ट उपलब्धि होनी चाहिए। टिएन शिनहान और चियात्सु हवा में मंडरा रहे थे और अहंकार से नीचे के कुछ लोगों को देख रहे थे। जब उन्होंने भूरे रंग की दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा तो टिएन शिनहान का मुंह एक दुष्ट मुस्कान में घुंघराले हो गया। वह व्यक्ति मास्टर रोशी था जिसे वह चुनौती देना चाहता था। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि मास्टर रोशी से बहुत दूर नहीं था एक गोरी महिला का सिलहूट जो उसे एक बुरे सपने की तरह त्रस्त करता था, उसकी दृष्टि में प्रवेश करता था। टिएन शिनहान की अभिव्यक्ति अचानक जम गई। भले ही इतने साल बीत चुके थे, लेकिन उसने उसे एक नजर में पहचान लिया। गोरी औरत वह थी जिसने उसे 8 साल पहले हराया था। हा, तो वह यहाँ थी। इसके अलावा आप मास्टर रोशी से भी परिचित हैं। टिएन शिनहान अचानक अहंकार से हंसे। इस समय उन्होंने पहले से ही मास्टर रोशी को चुनौती देने की अपनी योजना को माफ कर दिया। अभी उसके दिल में केवल एक ही लक्ष्य था और वह लॉन्च को हराना और पिछले
अपमान का बदला लेना था। उसे हराओ, उसे हराओ, उसे हराओ, चिल्लाहट उसके दिल में गहराई से गूंज रही थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। टिएन शिनहान सुनहरे बालों वाली लॉन्च के सामने उतरा और उसके पूरे शरीर के भीतर शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जैसे भयंकर हवाएं और उग्र लहरें। जैसे ही टिएन शिनहान कदम दर कदम करीब आया, सभी दिशाओं में चल रही तेज हवाएं अचानक युद्ध के ढोल की धड़कन की आवाजों में बदल गईं। पेड़ पेड़ पेड़, उपस्थित लोगों की नसें तनावग्रस्त हो गईं। अच्छा नहीं, इस क्रेन स्कूल का शिष्य इतना मजबूत है। मास्टर रोशी चौंक गया। भारी दमनकारी भावना ने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया। अगर मास्टर रोशी भी ऐसा था, तो क्रिलिन और ची ची को इसका सामना करना और भी मुश्किल लगा। इतने भारी दबाव को सहने के कारण उनका चेहरा सफेद था। मास्टर रोशी के शिष्यों में केवल गोकू ने अपना शांत रखा, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। गोकू के मुंह के कोने थोड़े घुंघराले थे, उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं, और उसके पूरे शरीर के भीतर का खून उबल रहा था, लड़ने के लिए उत्सुक था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 308। टिएन शिनहान की चुनौती। ये टिएन शिनहान एक दुर्लभ प्रतिभा है। उसकी युद्ध शक्ति पहले ही 170 तक पहुंच गई है। पेड़ की छाया के नीचे जिया ने आश्चर्य से टिएन शिनहान को देखा, खड़ा हुआ और शिलिंग की कमर को गहराई से गले लगा लिया। ये केवल 170 है, और यह केवल पृथ्वी के संदर्भ में भी है। शिलिंग ने उसकी ओर देखा और उदासीन रूप से मुस्कुराया। टिएन शिनहान की छोटी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से शिलिंग की आंखों में कुछ भी नहीं थी, लेकिन युद्ध शक्ति के केवल 2 या 3 बिंदुओं के औसत वाले अर्थलिंग्स के लिए इसे पृथ्वी को हिलाने वाला माना जाता था। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। उग्र ऊर्जा के बीच टिएन शिनहान सुनहरे बालों वाली लॉन्च से पहले पहुंचे। आप कौन हैं, और आप मुझे चुनौती क्यों देना चाहते हैं? सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने भौहें सिकोड़ी। उसे टिएन शिनहान याद नहीं था। उसके लिए वह सिर्फ एक महत्वहीन चरित्र था। टिएन शिनहान का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया, जैसे कि उसका अपमान किया गया हो। 8 साल पहले पहाड़ी गांव में मैं आपके हाथों हार गया था। पिछले कुछ वर्षों में मैं दुनिया भर में प्रशिक्षण ले रहा हूं ताकि मजबूत बन सकूं और फिर आपको अपने हाथों से हरा सकूं। गोरा लॉन्च अचानक महसूस हुआ और हंसी में फूट पड़ा। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। ठीक है, ठीक है। हा हा हा, तो तुम 8 साल पहले से 3 आंखों वाले हो। ऐसा नहीं है कि मैं घमंड कर रहा हूं, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? उसकी आवाज गिर ही रही थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज आई और टिएन शिनहान से अधिक शक्तिशाली आभा अचानक बह गई। आप मुझे सिर्फ इतनी तीखी ताकत पर भरोसा करके हराना चाहते हैं? यह पर्याप्त नहीं है, घमंडी। टिएन शिनहान ने व्यंग्य किया और उससे कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि आप बहुत मजबूत हैं। ऐसा लगता है कि यह केवल मैं नहीं हूं जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हो गया है, आप भी मजबूत हुए हैं। हालांकि मैं निश्चित रूप से आपको हरा दूंगा और इस अपमान को मिटा दूंगा। इतना कहने के बाद टिएन शिनहान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और बिना किसी चेतावनी के उसने हमला किया। उसने अचानक उस पर हमला करने के लिए अपनी चाल का इस्तेमाल किया, और वह बहुत तेज था। पलक झपकते ही वह कई मीटर दूर से ब्लॉन्ड लॉन्च के सामने पहुंचा और ब्लॉन्ड लॉन्च की ओर त्वरित और लगातार हिंसक हमले किए। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने नहीं सोचा था कि टिएन शिनहान अचानक बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला करेगा, जिससे उसे थोड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन अब गुस्सा होने का समय नहीं था। टिएन शिनहान के हमले का सामना करते हुए वह शांति से किनारे पर झुक गई और आमने सामने के हमले से बच गई। फिर उसने शालीनता से छलांग लगाई और इससे पहले कि टिएन शिनहान प्रतिक्रिया दे पाता, उसने एक क्षैतिज किक दी। धमाका। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने टिएन शिनहान की बाह को लात मारी, जिससे एक दबी हुई आवाज पैदा हुई। उसकी बाह से फैलने वाले विशाल बल ने टिएन शिनहान को नीचे झुकने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वह बल को हटाने से पहले लगातार कुछ कदम पीछे चला गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पैरों के नीचे जमीन पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दीं। इतनी बड़ी ताकत। टिएन शिनहान की कलाइयां दर्द से कांप रही थीं, क्योंकि वह अभी भी प्रभाव से उबर रहा था। लड़ाई को साइड से देखते हुए मास्टर रोशी का चेहरा डूब गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि लॉन्च नाम की लड़की वास्तव में उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जितना उसने सोचा था। इसके परिणामस्वरूप उनके दिल में यह विचार उठने लगा, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की जगह लेती है। वह मार्शल आर्ट के भगवान उत्साहित गोकू के लिए क्रिलिन, ची ची और नुकसान हस्की के लिए विस्तार में जाना अनावश्यक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी शक्तिशाली होगी। टिएन शिनहान का चेहरा डूब गया और उसके माथे पर गोलियों से पसीना आ रहा था, जैसे कि एक दुर्जेय दुश्मन का सामना कर रहा हो। बस इस एक्सचेंज से उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वो ब्लॉन्ड लॉन्च का मैच नहीं है। यद्यपि वह अपने दिल में अनिच्छुक था, टिएन शिनहान जानता था कि उसे अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग करना होगा, अन्यथा वह एक बार फिर इस महिला से हार सकता है। वह एक ही छेद से 2 बार टकराना नहीं चाहता था। विचार विमर्श समाप्त करने के बाद टिएन शिनहान ने कुछ मीटर पीछे छलांग लगाई और ब्लॉन्ड लॉन्च के साथ एक निश्चित दूरी को खोला, और फिर उन्होंने एक हमलावर मुद्रा ग्रहण की। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया
अपने शरीर को थोड़ा नीचे कर दिया और अपने शरीर में शक्ति जमा कर ली। अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसके शरीर की नसें कांप रही थीं। 4 अलौकिक मुठ्ठियां, टिएन शिनहान ने जोर से चिल्लाया और उसकी पीठ की मांसपेशियां घबरा गईं जैसे कि उसके मांस के नीचे अनगिनत छोटे कीड़े रेंग रहे हों। उनकी पीठ की मांसपेशियां अचानक विकृत हो गईं और 2 हाथ बाहर निकल आए। अचानक उनके पास 4 भुजाएं थीं, जैसे कि वह दुश्मन का सामना करते समय एक बड़ा लाभ उठा सकते थे। लेकिन जब कोई टिएन शिनहान की वर्तमान भयंकर अभिव्यक्ति को देखता है तो ये देखा जा सकता है कि इस तकनीक में शारीरिक शक्ति और भावना पर बेहद उच्च मांग थी। यह क्या कदम है जो अप्रत्याशित रूप से 2 अंग बना सकता है? उसे देखते हुए गोकू की आंखें चमक उठीं और वह उत्तेजना से भरा था, जैसे कि ऊपर जाने और लड़ने के लिए खुजली हो रही थी। मास्टर रोशी ने गंभीर स्वर में कहा, इस कदम को 4 सुपरनैचुरल फिस्ट्स कहा जाता है। ये दक्षिण में एक प्राचीन मार्शल आर्ट स्कूल का अनूठा कौशल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्रेन स्कूल के इस शिष्य ने इसे सीखा होगा। सुनहरे बालों वाली लॉन्च थोड़ी बेवकूफ लग रही थी क्योंकि वह खाली देख रही थी। उसने ऐसी अजीब हरकत पहले कभी नहीं देखी थी। एक उद्घाटन, टिएन शिनहान जोर से चिल्लाया। अचानक एक भरी हुई गोली की तरह उसके शरीर को गोली मार दी गई और हिंसक रूप से सुनहरे बालों वाली लॉन्च पर हमला किया। उनकी 4 भुजाएं ऑक्टोपस की तरह थीं, लचीली और लहरदार थीं, क्योंकि वे बिजली के तेज और लगातार लहर जैसे हमले करते थे। इस समय टिएन शिनहान एक शक्तिशाली चीता में बदल गया था और केवल एक सांस में उसने सुनहरे बालों वाली लॉन्च पर दर्जनों बार हमला किया था। उसके सामने बाद की छवियां दिखाई दीं जिसने एक बवंडर खड़ा कर दिया। टिएन शिनहान के हमले त्वरित और निर्दयी थे, जो किसी व्यक्ति की मौत का कारण बन सकते थे। लेकिन ब्लॉन्ड लॉन्च घबराया हुआ नहीं दिखाई दिया जैसा कि उसने कल्पना की थी, बल्कि वह उदासीन थी और वास्तव में बिना किसी गलती के अपने सभी पागल हमलों को प्राप्त करती थी। ये कैसे संभव है कि मेरे और इस महिला के बीच की खाई इतनी बड़ी है? जैसे ही टिएन शिनहान ने हमला किया, वह अंदर से डर गया। सुनहरे बालों वाली लॉन्च पूरी तरह से अपने तेजी से हमलों के तहत रचा गया था। ये कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने कभी सामना नहीं किया था, क्योंकि वह पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में बिना किसी बाधा के घूमते थे। तियान शिन चियात्जू ने देखा कि टिएन शिनहान को ब्लॉन्ड लॉन्च के खिलाफ लड़ाई में फायदा नहीं हुआ और थोड़ा चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें टिएन शिनहान की मदद करने के लिए अपनी महाशक्ति का उपयोग करना चाहिए, लेकिन अंत में उन्होंने इस लुभावनी योजना को छोड़ दिया। युद्ध के मैदान में जब टिएन शिनहान ने देखा कि वह हमला करते समय लाभ पर कब्जा नहीं कर सकता है, तो उसने अपनी हमले की रणनीति को बदलना शुरू कर दिया। उसने अपने शरीर को नीचे उतारा, अपनी 4 बाहों के साथ हमला करने के लिए तैयार था। डोडन रे टिएन शिनहान अचानक बाहर निकल गया। मोटी गहरी लाल ऊर्जा किरणें एक साथ उनके 4 अंगूठे से बाहर निकल गईं, लेकिन टिएन शिनहान द्वारा हमले बंद नहीं हुए। अगले सेकंड में उसने जल्दी से अपने माथे के सामने 2 हाथ रखे और जोर से चिल्लाया। सोलर फ्लेयर हुआ। एक अंधा प्रकाश चमक रहा था, जैसे कि आकाश में एक और सूर्य दिखाई दिया हो। इस अंधी रोशनी के नीचे मास्टर रोशी को छोड़कर, जो धूप का चश्मा पहने होने के कारण प्रभावित नहीं हुआ था, गोकू, क्रिलिन, ची और हस्की अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सकते थे। ये क्या है? मेरी आंखें दर्द करती हैं। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। एक पल के लिए आश्चर्य के विभिन्न चिल्लाहट सुनाई दी। क्या एक शक्तिशाली बच्चा है और क्या एक अजीब कदम है। शुरू से लेकर अंत तक मास्टर रोशी दोनों के बीच की लड़ाई को देखते रहे। जब उन्होंने टिएन शिनहान की विभिन्न और मुश्किल चालों को देखा तो वह स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित थे, लेकिन जिस चीज ने उन्हें आश्चर्यचकित किया उससे भी अधिक लॉन्च नाम की लड़की थी। उन्होंने देखा कि लॉन्च थोड़ा भी नहीं हिला और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बंद थीं, क्योंकि वह टिएन शिनहान से लड़ रही थी। बूम! टिएन शिनहान और ब्लॉन्ड लॉन्च ने एक दूसरे को मुक्का मारा और केंद्र के रूप में दोनों मुट्ठियों के साथ एक अंगूठी के आकार का बवंडर सभी दिशाओं में फैल गया। ब्लॉन्ड लॉन्च का शरीर बिना हिले डुले खड़ा था, जबकि टिएन शिनहान को शक्तिशाली पंच द्वारा 1 दर्जन से अधिक मीटर तक उड़ते हुए हिंसक रूप से मारा गया था, जो एक तरफ दीवार से टकरा गया था। तेज आवाज के साथ ग्रेनाइट की दीवार गिर गई और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गई। टिएन शिनहान का पूरा शरीर दर्द में था, क्योंकि वह मलबे के ढेर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। तियान शिन चियात्जू उत्तेजित लग रहा था, क्योंकि वह उत्सुकता से टिएन शिनहान के लिए उड़ान भर रहा था। लानत है! टिएन शिनहान ने जमीन पर अपना हाथ मारा। वह अपने दिल में जानता था कि वह सुनहरे बालों वाली लॉन्च को हरा नहीं सकता था, लेकिन वह अनिच्छुक था। वह इन सभी वर्षों में कभी भी इतना शक्तिहीन नहीं था, क्योंकि उसने अपने मास्टर के स्कूल को बुरी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए छोड़ दिया था। novelUSB.com 8 साल के प्रशिक्षण के बाद न केवल वह उसे हरा नहीं सका, इसके बजाय अंतर बड़ा हो गया था। इतना शक्तिशाली! गोकू की आंखें चमक उठीं, क्योंकि वह उन्हें देख रहा था। हालांकि उनकी लड़ाई में बहुत अधिक चालों का आदान प्रदान नहीं किया गया था, टिएन शिनहान को अंत में आसानी से हराया गया था। गोकू पर इस तरह की शानदार लड़ाई का प्रभाव बहुत बड़ा था।
बेहोश होकर वह लड़ाई के आकर्षण को महसूस कर सकता था। ची ची ने कहा, गोकू, क्या आपने अभी उनकी गतिविधियों पर स्पष्ट नजर डाली? मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। गोकू ने सिर हिलाकर कहा, लेकिन अगर आंखें अच्छी नहीं हैं, तो दिल का उपयोग समझने के लिए करें। यह वही है जो मेरे दादा ने पहले कहा था, लेकिन वे बहुत तेज थे, इसलिए मैं केवल अस्पष्ट रूप से थोड़ा सा समझ सकता था। क्रिलिन चौंक गया क्योंकि उसने कहा, वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। यहाँ शक्तिशाली लोग न केवल क्रेन स्कूल के टिएन शिनहान और सुनहरे बालों वाली लड़की लॉन्च हैं, बल्कि मेरे साथी शिष्य गोकू भी बहुत शक्तिशाली हैं। इस संक्षिप्त लड़ाई के माध्यम से क्रिलिन ने चौंकाने वाली खोज की कि उनके साथ तुलना में उन्हें और ची ची को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। खांसी। अब आप जानते हैं कि हमेशा आकाश से परे एक आकाश होता है। लौटने के बाद आपको ठीक से प्रशिक्षित करना चाहिए। कछुआ स्कूल के शिष्य क्रेन स्कूल के शिष्यों से ज्यादा कम नहीं हैं, और आप भी उनके स्तर तक पहुंच सकते हैं। मास्टर रोशी ने देखा कि उनके शिष्य चौंक गए और समय पर उन्होंने उत्साहजनक शब्द बोले। हाँ, मास्टर रोशी, समझ गया। गोकू और अन्य लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। टिएन शिनहान और ब्लॉन्ड लॉन्च की लड़ाई ने उन्हें जो झटका दिया था, वह उनके क्षितिज को व्यापक बनाते हुए बहुत बड़ा था। गोकू टिएन शिनहान को घूर रहा था, क्योंकि उसने अंदर से खुद को प्रोत्साहित किया कि वह मजबूत हो जाएगा। चियात्सु, चलो चलते हैं। टिएन शिनहान का चेहरा शांत था क्योंकि उसके पूरे शरीर में एक ठंडी आभा थी। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, और उसके पास यहाँ रहने के लिए कोई चेहरा भी नहीं था। चियात्सु ने सिर हिलाया, टिएन शिनहान की मदद की और उसके साथ एक साथ छोड़ दिया। क्रेन स्कूल के दो शिष्यों की घटती आकृतियों को देखते हुए मास्टर रोशी ने अपने धूप का चश्मा समायोजित किया और अंदर से सोचा, मास्टर शेन के पास अच्छी किस्मत है। यदि ये दो पौधे सही रास्ते पर चलते हैं, तो वे निश्चित रूप से उत्कृष्ट मार्शल कलाकार बन जाएंगे। फिर उसने गोकू की ओर देखा, जो लड़ने की भावना से भरा था, और कहा, हालांकि ये बच्चा गोकू उनसे बिल्कुल नहीं हारेगा। छोटे एपिसोड के बाद मास्टर रोशी भी अपने शिष्यों को साथ ले आए और जिया और अन्य लोगों को अलविदा कहा। जिया ने उन्हें रुकने के लिए आग्रह नहीं किया और उन्हें जाते हुए देखा। सुनहरे बालों वाली लॉन्च के लिए उसने हस्की को एक नई रोशनी में देखा, शायद उनके समान शौक और उपस्थिति के कारण। अगले कुछ दिनों में जिया के दिन चुपचाप बीत गए। कभी कभी वह प्लेनेट होंगशान से संपर्क करता था, जबकि आमतौर पर वह सुपर सैयान क्षेत्र को तोड़ने की विधि को समझने के लिए फुल पावर सुपर सैयान मोड बनाए रखता था। एक महीना बीत गया। एक दिन टिएन शिनहान और चियात्सु फिर से आए। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 309। बिग गेट स्टार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम मेरे मैच नहीं हो, इसलिए परेशानी की तलाश में मत आओ। जब उसने देखा कि टिएन शिनहान और चियात्सु फिर से आए थे, तो ब्लॉन्ड लॉन्च चिढ़ गया और अधीरता से बोला, आज मैं आपको खोजने के लिए यहाँ नहीं हूँ। टिएन शिनहान ने जिया की ओर जाने से पहले सुनहरे बालों वाली लॉन्च पर गहराई से नजर डाली और कहा, मिस्टर, कृपया हमें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करें और हमें मार्शल आर्ट सिखाएं। हाँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शिष्यों के रूप में ले जाऊं? जिया को यह थोड़ा हास्यास्पद लगा, लेकिन उसने उन्हें दिलचस्पी के साथ देखा। हाँ, टिएन शिनहान ने दृढ़ता से कहा। मास्टर रोशी और अन्य लोग नहीं जानते और सोच सकते हैं कि जिया सिर्फ एक अमीर परिवार का लाडला बेटा था, क्योंकि उसने कभी भी उनके सामने अपनी ताकत उजागर नहीं की थी, लेकिन टिएन शिनहान जानता था कि वह ब्लॉन्ड लॉन्च से अधिक शक्तिशाली था। 8 साल पहले जिया ने उन्हें कुछ सलाह दी, जिसने उन्हें बहुत सारे चक्कर लगाने से बचा लिया। अगर वह मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो मैं निश्चित रूप से मजबूत बन सकता हूँ। टिएन शिनहान ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सोचा। novelUSB.com। जिया ने अचानक टिएन शिनहान को एक नई रोशनी में देखा। उसने उसकी थोड़ी को छुआ और एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और कहा, मैं आप दोनों को अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन शिष्यों को आकस्मिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। आपको कुछ परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता है। तुम्हारे गुजर जाने के बाद मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। मूल काम में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए टिएन शिनहान का जुनून सभी के लिए स्पष्ट था। ये कहा जा सकता है कि वह गोकू की तुलना में अधिक मेहनती मार्शल कलाकार था। उन्हें जीवन में कोई मजा नहीं आया और वह पूरे दिल से प्रशिक्षण पर आमादा थे। उन्होंने क्रिलिन और यमचा की तरह बाद के चरणों में मार्शल आर्ट नहीं छोड़ा, एक सामान्य जीवन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बजाय वह आगे बढ़ता रहा, अकेले गोकू को पार करने की इच्छा रखता था, लेकिन क्योंकि गोकू के पास संयम रक्तरेखा थी, इसलिए उनके बीच की खाई बड़ी और बड़ी हो गई, इस तरह कि वह धीरे धीरे समय के अध्याय में दफन हो गया। टिएन शिनहान दयनीय था, लेकिन उसकी आत्मा सराहनीय थी। वह अभी भी एक शक्तिशाली योद्धा था और उसके पास एक अनूठा आकर्षण था। जिया को अचानक याद आया कि यह टिएन शिनहान एक शुद्ध पृथ्वीवासी नहीं लग रहा था, बल्कि वह 3 आंखों वाले लोगों और पृथ्वीवासियों का एक संकर वंशज था। टिएन शिनहान प्रशिक्षण के लायक है। उनकी दृढ़ता को देखते हुए इस स्पेस टाइम में एक मजबूत विशेषज्ञ बनने के उनके सपने को पूरा करना बेहतर होगा।
क्रिलिन और अन्य लोगों की तुलना में जिया ने तपस्वी टिएन शिनहान को आंखों के लिए अधिक सुखदायक पाया। यद्यपि वर्तमान टिएन शिनहान ने अभी तक अपनी बुराई से छुटकारा नहीं पाया था, लेकिन तो क्या सैया स्वयं कुछ शुद्ध और दयालु लोग नहीं थे। जिया ने टिएन शिनहान की ओर अपनी उंगली बढ़ाई और परीक्षण की सामग्री को बताया। कोरिन की दूर की पवित्र भूमि में एक विशाल दिव्य टॉवर है। आपके लिए मेरा पहला परीक्षण कोरिन टॉवर पर चढ़ना और वहां अमर कोरिन की स्वीकृति प्राप्त करना है। बेशक यह आपके लिए मुश्किल नहीं है। कठिन हिस्सा आत्मा का परीक्षण है। हाँ, टिएन शिनहान ने ऊंची आवाज में सहमति व्यक्त की। उन्होंने अपने गुरु मास्टर शेन को कोरिन की पवित्र भूमि का उल्लेख करते हुए सुना था और जिया से इसके बारे में फिर से सुनने के बाद वह इसके बारे में कुछ उत्सुक थे। दूसरा परीक्षण। जिया ने फिर से एक उंगली बढ़ाई और कहा, 6 महीने बाद विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसमें भाग लें और चैंपियनशिप हासिल करें। इन 2 परीक्षाओं को पूरा करने के बाद मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करता हूं। जरूर, यह एक सौदा है। मैं तुम्हारी परीक्षाओं को अवश्य पूरा करूंगा। टिएन शिनहान स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए। विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होने में अभी भी 6 महीने थे, इसलिए उन्होंने पहले कोरिन की पवित्र भूमि पर जाने और कोरिन टॉवर को चुनौती देने का इरादा किया। उन्होंने जिया और अन्य लोगों को नमन किया और उन्हें विदाई दी। टिएन शिनहान और चियात्सु फिर से रवाना हुए और कोरिन की पवित्र भूमि की ओर बढ़ गए। अगर मैंने इस स्तर से टिएन शिनहान को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया तो उसके लिए भविष्य में एक सहकर्मी विशेषज्ञ बनना असंभव नहीं है, और टिएन शिनहान की रक्तरेखा 3-eyed पीपल की है। इस प्रकार शायद एक बार जब वह एक निश्चित स्तर तक मजबूत हो सकता है तो कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। भविष्य अकेले गोकू के लिए मंच नहीं है। चाहे आप ड्रैगन हो या कीट, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। जिया ने हंसते हुए कहा। इसी समय गहरे बाहरी अंतरिक्ष में दूर एक नेबुला द्वारा छिपा हुआ एक क्षेत्र। कुछ सितारे समय समय पर झिलमिलाते थे और नेबुला मलबे से भरे अंधेरे वातावरण में सितारे उज्ज्वल लैंप की तरह थे, जिससे वे विशेष रूप से स्पष्ट हो गए। लेकिन अगर कोई उन्हें करीब से देखता है तो वे पाएंगे कि वे पन्ना के रंग के अंतरिक्ष यान थे जो स्क्वैश किए गए गुब्बारे की तरह थे। ये अंतरिक्ष यान बिखरे हुए और व्यवस्थित थे, जैसे कि वे एक निश्चित ऑपरेशन शैली का पालन करते हुए कहीं सामान ले जा रहे थे। एक विशाल तारे के किनारे स्थित एक चांदी और पन्ना हरे रंग का विशालकाय शांत तारों वाले आकाश में शांति से आराम कर रहा था। इसका आकार विशाल था और दूर से ये पूरी तरह से धातु से बने तारे की तरह दिखता था। तारे के एक तरफ के सामने ये प्रकाश से रोशन था, जिससे एक हरी चमक थी। एक स्टाउट स्पेसशिप ने धातु ग्रह के सामने उड़ान भरी और फिर इसमें प्रवेश किया। धातु ग्रह के अंदर रंगीन रोशनी लगातार चमकती थी। मुख्य क्षेत्र में धातु ग्रह, वहां क्रॉस्ड इमारतें थीं जिन्हें स्पष्ट रूप से चारों ओर बिखरे हुए और छत्ते की तरह घनी आबादी में नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि छोटे अंतरिक्ष यान व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे थे। सर मैनुअल, उन सयान ने हमारे सौदे से इनकार कर दिया और हमारे शोध के लिए अपना रक्त प्रदान करने के लिए तैयार नहीं है। एक अर्ध जैव और अर्ध यांत्रिक जीवन रूप एक आदमी के सामने आया और रिपोर्ट किया। मैनुअल ने व्यंग्य करते हुए कहा, ये जंगली बंदर बहुत सतर्क हैं। सर, सयान का संचालन क्षेत्र हमेशा बाकुफ ग्रह के पास रहा है, तो हम कुछ सयों को जीवित पकड़ने के लिए कुछ जैव योद्धाओं को कैसे भेज सकते हैं? कोई जरूरत नहीं। सयान दौड़ सिर्फ एक दौड़ है जो सामान्य जीवन रूपों की तुलना में थोड़ी अधिक शक्तिशाली है। वे वास्तव में सोचते हैं कि वे कुछ फाइटिंग रेस हैं, लेकिन मैंने पूर्वी क्षेत्र से अफवाहें सुनी कि ग्रह होंगशान के सयान कुछ हद तक शक्तिशाली हैं। अर्ध जैव और अर्ध यांत्रिक जीवन रूप ने कहा। शक्तिशाली? हो सकता है कि वे अपना ही बिगुल बजा रहे हों। मोंड, आप ग्रह होंगशान में गए हैं। डिटेक्टरों द्वारा उनकी युद्ध शक्ति का कितना पता लगाया गया था? क्या वे प्रयोग के मानक तक पहुंच गए हैं? सतह पर मोंडे का ग्रह होंगशान के लिए प्रस्थान रक्त के लिए उनके साथ व्यापार करना था, और एक अन्य उद्देश्य गुप्त रूप से उनकी जांच करना था कि क्या वे प्रयोग के मानदंडों को पूरा करते हैं। मोंड नामक जीवन रूप ने थोड़ी देर के लिए संकोच किया और कहा, होंगशान ग्रह पर सयान के पास आमतौर पर लगभग 3000 युद्ध शक्ति होती है, और कुछ शक्तिशाली हैं जो 5000 तक पहुंच गए हैं। क्या ये सब है? यह उत्तरी क्षेत्र से एकत्र की गई जानकारी के समान है। इसे भूल जाए, अब इन सहिया पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समझ गया, मोंड नामक लाइफ फॉर्म ने जवाब दिया, और फिर प्लेनेट बहट से एकत्र की गई सामग्रियों की रिपोर्ट करना जारी रखा। ये 6 साल पहले खोजा गया बिग गेट स्टार का अंतरिक्ष प्रोब था। यह एक लाश थी जिसका पूरा शरीर था लेकिन खोपड़ी की कमी थी। प्रयोगों से पता चला कि इस जीवन रूप की ऊर्जा का स्तर इसकी मृत्यु से पहले कल्पना से परे भयावह रूप से उच्च था। हमने उस अजीब जीवन रूप की संरचना का प्रारंभिक विश्लेषण परिणाम प्राप्त किया है। यह अविश्वसनीय है कि ब्रह्मांड में इतना शक्तिशाली जीवन रूप था। यदि इसकी मांसपेशियों की संरचना को नए धातु साइबामेन में एकीकृत किया जाता है, तो हम निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं का उत्पादन कर सकते हैं। प्रारंभिक राशि कैसी है? कृपया एक नजर डालें, सर।
मोंद हंसे और अचानक साइड में शून्य में एक विशाल स्क्रीन उठी। स्क्रीन में गोलाकार खेती के कंटेनरों को समान रूप से क्रम में व्यवस्थित किया गया था, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। उनकी बड़ी संख्या चमकदार थी। प्रत्येक कंटेनर में एक पन्ना हरा, आधा बायो और आधा मशीन धातु साइबामेन था। वे एक समाधान में डूबे हुए हैं और उनकी मांसपेशियों से जुड़े कई पतले ट्यूबलर तार थे। उन्होंने कहा, कुल 10,081 एक बुनियादी स्तर के साइबामेन अंदर पैदा किए जा रहे हैं। देखिए सर मैनुअल, यह अविश्वसनीय है कि ये आधे अधूरे धातु साइबामेन 2 <greater than मिलियन ऊर्जा तीव्रता तक पहुंच गए हैं और यह अभी भी बढ़ रहा है। वर्तमान में पूरा बिग गेट स्टार उन्हें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। अच्छा, निर्माण जारी रखें और जब धातु साइबामेन का निर्माण समाप्त हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड हमारे बिग गेट स्टार का होगा। मैनुएल दिल खोलकर हंसे। इनकी तुलना में सयन, जिनके पास 10,000 से कम युद्ध शक्ति है, महत्वहीन है। मैनुअल ने गहरे तारों वाले आकाश की ओर देखा। वह उन दिनों की प्रतीक्षा कर रहा था जब पूरा ब्रह्मांड बिग गेट स्टार सभ्यता के हाथों में पड़ जाएगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 310 विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट। इस बीच उत्तरी क्षेत्र में दूर एक ग्रह पर तलवारबाज के रूप में कपड़े पहने एक आदमी एक चट्टान पर खड़ा बैठा था। वह अपने घुटनों को गले लगा रहा था। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार बंधी हुई थी। वह जांगिया के 3 साथियों में से एक था जो बॉस बोजैक के सील किए गए स्थान स्वॉर्डमैन कोगू को खोजने के लिए उत्तरी क्षेत्र में आए थे। वह पहले से ही कुछ समय के लिए उत्तरी क्षेत्र में था। अपनी शक्तिशाली शक्ति के साथ उन्होंने बहुत सारे ग्रहों की यात्रा की थी, यहाँ तक कि अबो और काडो, जो पूर्व फ्रीजा बलों के प्रभारी थे, ने उनकी बेहतर ताकत के सामने उन्हें रास्ता दिया और उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें उस जगह के बारे में सुराग नहीं मिला था जहां बॉस बोजैक को सील किया गया था, जिससे उन्हें बहुत निराशा हुई थी। बुजिन, मुझे अभी भी इस तरफ के बॉस के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। कोगू ने एक कम्युनिकेटर के साथ अपने साथी से संपर्क किया। मैं यहाँ भी वही हूँ। मैंने पहले ही वेस्ट एरिया को उल्टा कर दिया है, लेकिन अभी भी कोई परिणाम नहीं निकला है। मैंने अभी बिडो से संपर्क किया और दक्षिण क्षेत्र में भी कोई सुराग नहीं है। बुजिन ने वापस संवाद किया। क्या हम गलत दिशा में देख रहे हैं? कोगू ने पूछा। क्या? बुजिन ने सवाल किया। कोगू ने अपना अनुमान दिया। बॉस के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें 4 कैस के संयुक्त प्रयासों से सील कर दिया गया था। उनकी प्रकृति के साथ अगर वे उसे सील करने के लिए एक जगह चुनने का इरादा रखते हैं तो मुझे डर है कि वे 4 क्षेत्रों में एक स्थान नहीं चुनेंगे। स्थिति का विचलन चारों कैस के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए हानिकारक है। दरअसल 4 कैस ने अपने स्वयं के प्रशासित क्षेत्र में काई के ग्रहों पर अपना पूरा प्रयास किया और सील के निर्माण के लिए एक संतुलित बल की आवश्यकता थी। इसलिए जिस स्थान पर बोजैक को सील किया गया था वह 4 कैस के ग्रहों से बहुत दूर नहीं होगा। कहने का मतलब है जिस जगह पर बॉस को सील किया गया था वह 4 क्षेत्रों से समान दूरी पर हो सकता है। आकाशगंगा के केंद्र के पास कोगू ने अपने साथियों को अपनी अटकलें बताईं। इसलिए हमें अपना ध्यान सेंटर गैलेक्सी पर केंद्रित करना चाहिए, खासकर गैलेक्टिक पेट्रोल संगठन के घोंसले के पास। ठीक है, यह ऐसा ही होना चाहिए। बुजिन और बिडो ने एक के बाद एक जवाब दिए। अरे, जांगिया को हमसे संपर्क किए कई साल हो गए हैं। वह कहाँ जा सकती थी? दाढ़ी रखने वाले बुरे साथी, बिडो ने कर्कश आवाज में कहा। पता नहीं, शायद वह कहीं गड़बड़ है या अपनी चोटों का इलाज कर रही है। वह बस जाग गई। शायद वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बिडो ने गुस्से में शाप दिया। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमें उसे एक अच्छा व्याख्यान देना चाहिए। सहमत होने के बाद उन्होंने अब जांगिया की परवाह नहीं की और क्रमशः आकाशगंगा के केंद्र की ओर दौड़ पड़े। उन्हें नहीं पता था कि उनका तथाकथित जांगिया इस समय होंगशान ग्रह पर एक कैदी के रूप में रह रहा था। उत्तरी क्षेत्र पृथ्वी। 6 महीने जल्दी से बीत गए और 21वें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का दिन हाथ में था। इन 6 महीनों के दौरान मास्टर रोशी के मार्गदर्शन में गोकू और क्रिलिन दूध भेजते रहे और शहर के चारों ओर नंगे हाथों से भूमि की जुताई करते रहे, क्योंकि उनके मूल सिद्धांत ठोस थे, जिन्हें तब मास्टर रोशी की सरल और समझने में आसान मार्शल आर्ट अवधारणा द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। उनकी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। विशेष रूप से गोकू, उनकी ताकत 6 महीने पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी और यहाँ तक कि नाजुक चीची इस समय के दौरान प्रशिक्षण के कारण अधिक शक्तिशाली हो गया। अगले परीक्षण में मास्टर रोशी ने एक छोटी पहाड़ी के आकार की एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया और उन्हें इसे धक्का दिया। नतीजा ये हुआ कि गोकू ने आगे बढ़कर इसे आसानी से पूरा किया और क्रिलिन ने अपनी पूरी कोशिश करने के बाद मुश्किल से इसे पूरा किया। हालांकि चीची को बड़ी चट्टान को धक्का नहीं देना पड़ा, लेकिन उसकी परीक्षण आवश्यकताएं मास्टर रोशी द्वारा आयोजित चपलता का एक अलग परीक्षण थी। मास्टर रोशी अपने कई शिष्यों के परीक्षा परिणामों से संतुष्ट थे। उसने सिर हिलाया और कहा, गोकू एक राक्षस है और इससे भी अधिक, मुझे नहीं लगता था कि क्रिलिन वास्तव में उद्देश्य को पूरा करेगा। उन्होंने कहा, इस महिला शिष्य का कौशल पूरी तरह से विकसित हो गया है और उसकी समग्र ताकत क्रिलिन से ऊपर है।
यदि उनके पास एक ऊर्जा डिटेक्टर था तो वह सीखेंगे कि गोकू की वर्तमान युद्ध शक्ति 185 तक पहुंच गई थी और क्रिलिन और ची ची क्रमशः 110 और 120 थे। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की तारीख नजदीक आ गई है। कामे हाउस, गोकू और क्रिलिन ने एक सूट पहना जो मास्टर रोशी ने कहा था कि कौन जानता है कि कहाँ। ची ची ने एक महिला सूट भी पहना था और मास्टर रोशी के नेतृत्व में वे सभी एक विमान में सवार हुए और राजसी रूप से मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के स्थान की ओर दौड़ पड़े। दूसरी तरफ जिया विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जैसे दिलचस्प आयोजन से अनुपस्थित कैसे हो सकता है। टूर्नामेंट की शुरुआत से कुछ दिन पहले जिया ने विला का गेट बंद कर दिया और शिलिंग और मायस को साथ लाया क्योंकि वे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के आयोजन स्थल की ओर दौड़ रहे थे। नीले बालों वाले लॉन्च ने एक पैरासोल फहराया और उनके साथ भी गए। रास्ते में मायस ने बड़े उत्साह के साथ पूछा, जिया, इन कमजोर मनुष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को देखने में क्या दिलचस्प है? इसके बजाय हम भी कैसे भाग लेंगे? जिया ने जल्दी से उसे रोक दिया, मत करो। क्या आप नहीं देख सकते कि मैंने लॉन्च को इसमें भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी? तो मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूँ? अगर हम भाग नहीं ले रहे हैं तो हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मायस ने अपने होंठ घुमाते हुए पूछा। नीले बालों वाली लॉन्च, जो एक पैरासोल पकड़े हुए थी, ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि हवा के झोंके ने उसकी पोशाक को लहरा दिया, क्योंकि इस बार टिएन शिनहान विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भी भाग लेगा और ये दूसरा परीक्षण था जो जिया ने उसे दिया था। तो क्या आप वास्तव में उस 3 आंखों वाले को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? मायस की आंखें उसके पूछते ही छलक पड़ी। जिया मुस्कुराया और कहा, क्यों नहीं? प्रशिक्षण के लिए टिएन शिनहान का समर्पण आपकी तुलना में अधिक मजबूत है। अगर यह आपकी सैया ब्लड लाइन नहीं होती तो शायद आपकी ताकत उससे भी बदतर होती। मायस को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसने जवाब दिया, हाँ, मैं उस 3 आंखों वाले बच्चे जितना अच्छा नहीं हूँ। मैं दिखावा नहीं कर सकता कि मैंने यह नहीं सुना। वे शोर मचाते हुए एक निजी विमान में सवार हो गए और जिया पायलट के केबिन में बैठ गया ताकि इसे पायलट किया जा सके। कभी कभी उच्च तकनीक वाली मशीनों का उपयोग करना भी काफी दिलचस्प था। कोरिन टावर के शीर्ष पर एक अर्धगोलाकार इमारत में टिएन शिनहान कठिन प्रशिक्षण ले रहे थे क्योंकि उनकी तनी हुई मांसपेशियों के साथ पसीना बह रहा था और जमीन पर गिर गया था। कोरिन बगल में बैठा था, एक चाय का बर्तन पकड़े हुए था और इत्मीनान से चाय के साथ अपनी चाय की प्याली भर रहा था। वह पीछे मुड़ा, अपने सामने कठिन प्रशिक्षण जोड़ी को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। कोरिन ने कहा, हालांकि वे दोनों अभी भी प्रकृति में कुछ हद तक काले और निर्दयी हैं, लेकिन जब वे पहली बार यहाँ आए थे तब की तुलना में उनका अंधेरा स्वभाव बहुत कमजोर हो गया है और उनकी मार्शल आर्ट भावना धीरे धीरे जागृत हो रही है। टिएन शिनहान, चियात्सु मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन तेजी से आ रहा है, इसलिए आप अब नीचे जा सकते हैं। कोरिन 2 लोगों के सामने पहुंचे और कहा, आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, अमर कोरिन। टिएन शिनहान और चियात्सु ने एक साथ कहा। टिएन शिनहान ने पूछा, अमर कोरिन, हमारी वर्तमान ताकत लॉन्च से कितनी पीछे है? कोरिन दिल खोलकर हंसे। उन्होंने गर्म पानी का एक घूंट लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कम से कम अब तक लॉन्च पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली मानव है। आपके बीच असमानता अभी भी बहुत बड़ी है। 2 या 3 साल और प्रशिक्षण के बाद शायद आप उसे पकड़ सकते हैं। नोवेल यूएसबी कॉम, क्या ये वास्तव में इतना बड़ा है? टिएन शिनहान के पास एक तनावपूर्ण अभिव्यक्ति थी। कोरिन ने अपना सिर हिलाया और प्रोत्साहित किया। असमानता कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी वर्तमान स्थिति के साथ यदि आप कड़ी मेहनत करना जारी रखते हैं तो लॉन्च को पार करने से पहले बस समय की बात है और शायद आप अधिक ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकते हैं। ये कहते हुए कोरिन ने अपना सिर उठाया, आकाश में ऊपर की ओर घूरते हुए उसने कहा, क्या लुकआउट में 2 लोग अभी नश्वर क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहे हैं? मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। टिएन शिनहान ने एक पल के लिए सोचा और आह भरी। कोरिन ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और सलाह दी, हे, लॉन्च केवल कुछ वर्षों के लिए यहाँ रहा था। उसके बाद के विकास को श्री जिया द्वारा लाया गया था। यदि आप श्री जिया के तहत प्रशिक्षण ले सकते हैं तो आप निश्चित रूप से मजबूत बनेंगे। टिएन शिनहान सुनकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपने दिल में इसका कारण भी समझा। अमर कोरिन भी उनके बारे में इतना उच्च सोचते हैं। ऐसा लगता है कि मेरी पसंद वास्तव में गलत नहीं है। टिएन शिनहान को पता था कि जिया निश्चित रूप से एक अद्भुत विशेषज्ञ था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि जिया लॉन्च को भी दूर ले जाएगा। ठीक है, मैं आप दोनों को 2 ब्लैक फ्लाइंग निम्बस दूंगा, जो आपको सीधे विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के स्थल पर भेज सकता है। कोरिन ने अपनी चलने वाली छड़ी के साथ इशारा किया और जल्द ही 2 काले बादल कहीं दूर से तैरने लगे। वे गोकू के फ्लाइंग निम्बस से अलग थे। ब्लैक फ्लाइंग निम्बस में सवार की आत्मा के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको तुरंत सेट करना चाहिए, कोरिन ने कहा। फिर, अमर कोरिन, अलविदा। रास्ते में ध्यान रखना। टिएन शिनहान और चियात्सु प्रत्येक ब्लैक फ्लाइंग निम्बस पर कूद गए और कोरिन को अलविदा कहने के बाद उन्होंने सीधे विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के स्थल की ओर उड़ान भरी।
विश्व मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का स्थल दक्षिणी गोलार्ध में था और विमान के माध्यम से सीधे वहां जाने में बहुत समय लगता था।